Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. How are you all? Hope you all will be well and good. So आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है ग्रेड 10 के कंप्यूटर साइंस पे और आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 जो कि है प्रोग्रामिंग इन सी उसके कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जो कि बेसिक प्रोग्रामिंग में आपकी आगे यूज़ होने वाले हैं। हम आगे प्रोग्रामिंग के चैप्टर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम जो आज करने वाले टॉपिक्स वो हैं नंबर 1 प्रोग्रामिंग बेसिक, देन सी लैंग्वेज कैरेक्टर सेट, reserve words, header files, structure of a C program, comments in C language, constant and variables, rules for specifying variable names, and the last one is data type used in C programs. Okay, ये सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, आपने वरी नहीं होना है, ठीक है। ये अच्छे से हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग बेसिक, ठीक है। बेसिकली प्रोग्रामिंग बेसिक क्या है हम इसको रीड आउट करते हैं। सी इज अ पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, अ लार्ज वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड मेनी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर रिटन इन सी, ठीक है। तो सी बेसिकली क्या है, बहुत ही पॉपुलर है, सबको पता है कि बहुत ही फेमस है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम डिफरेंट जो है क्रिएट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, ठीक है। और लार्ज वैरायटी जो है इसमें यूज होती है, सिंपल है, ठीक है। उसकी सी की डेफिनेशन दे दी है। फिर आगे आ जाता है हमारे पास सी लैंग्वेज कैरेक्टर सेट, ठीक है। तो बेसिकली सी लैंग्वेज कैरेक्टर सेट में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, क्या है कैरेक्टर सेट हमारे पास सी लैंग्वेज के, लेटर्स आ जाते हैं, लेटर्स हैं, देन डिजिट्स, देन स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं। अब हम इसको रीड आउट करते हैं। द सी लैंग्वेज कैरेक्टर सेट इंक्लूड्स लेटर्स। लेटर्स क्या है, सी लैंग्वेज कंप्राइज द फॉलोइंग सेट ऑफ लेटर्स टू फॉर्म अ स्टैंडर्ड program. They are A to Z in capital letters, A to Z in small letter. In C programming, small letter and caps letter are distinct. Okay, इसका क्या मतलब है? अब लेटर्स में आपकी क्या चीजें आ जाती हैं, एक कैपिटल लेटर्स जैसे कि ये लिखा हुआ A to Z, A B C D, जितने भी कैपिटल लेटर है वो, और स्मॉल लेटर जो A to Z होते हैं, A B C D जो स्मॉल होती है, अब ये दोनों आती हैं। लेकिन इस लाइन का क्या मतलब है कि स्मॉल लेटर, लेटर की स्पेलिंग गलत है तो आप उसको आइडेंटिफाई ना करें, ठीक है। ओके, स्मॉल लेटर एंड कैप्स लेटर आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट। ओके, डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया डिफरेंट, ठीक है। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट। अब किस तरह से डिफरेंस है, लेट मी टेल यू। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एक वेरिएबल एरिया जिसका नाम हमने रख लिया ऐड, जो कि हमने एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करवाना है, ठीक है। एक ये ऐड और एक और हमने रखा है जो हमने एडिशन ही, उसे हमने कोई और वर्क करवाना है। तो उसको अगर फॉर एग्जांपल मैंने ए डी दी, ये ले लिया। अब ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। ये दोनों जो आपके जो हैं ये वेरिएबल्स, ये वेरिएबल दोनों डिफरेंट है। एक ये है कैपिटल ए के साथ और एक ये है स्मॉल ए के साथ। इन दोनों की जो आप बैकग्राउंड अगर देखें ना बाइनरी में, तो बाइनरी में हो सकता है इस ए डी डी इसका हो सकता है हो 0 1 0 1 0 0, ठीक है। और इसका जो पीछे आपके पास आएगा ना मशीन लैंग्वेज में, वो हम पढ़ेंगे नहीं, वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है इसका ये हो और इसका जो होगा इसका डिफरेंट होगा। 1 0 0 1 0 1 हो सकता है ये हो, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे। दोनों की जो बाइनरी में मशीन लेवल लैंग्वेज में जो इनके पीछे जो राइटिंग होगी वो डिफरेंट होगी, डिफरेंट मीनिंग्स होंगे इनके। इस ऐड का मतलब कुछ और है, इस ऐड का मतलब कुछ और है, ठीक है। अगर आप वेरिएबल ये इनिशियलाइज करते हो, आपने वेरिएबल इनिशियलाइज किया कैपिटल ए के साथ ऐड, ठीक है, इसको इक्वल कर लिया 2 के, और अगर आप नीचे कहीं पे यूज करो कि प्रिंट करवा दो, अगर हम यूज करते हैं प्रिंट, हमने करवाना है प्रिंट, छोटे ए के साथ हम लिख रहे हैं ऐड, ठीक है। इस तरह से अगर हम छोटे ए के साथ ऐड लिख रहे हैं तो ये एरर देगा,
समझ आई बात की? या एरर देगा मतलब आपका जो है लेटर वो बड़ा होना जरूरी है, जैसे ऊपर हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, एल्गोरिथम में भी हमने चीज समझी थी। ठीक है, तो आपके जो कैपिटल और स्मॉल लेटर होते हैं डिफरेंट काउंट होते हैं, यानी वैसे तो हम कहते हैं ना ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है, बोलने में तो ये भी है ये भी है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये डिफरेंट है, ये और है, ये कुछ और है और ये कुछ और है। समझ आ गई बात की? कचरा मच के ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे। ओके, आगे आ जाते हैं डिजिट पे। डिजिट अब क्या होते हैं? सी लैंग्वेज comprises द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स टू एसोसिएट द लेटर 0 to 9। ठीक है, 0 to 9 जितने भी लेटर्स आते हैं वो सारे हमें पता ही है डिजिट्स होते हैं और वो सारे इसमें यूज होते हैं। 0 to 9 का मतलब ये नहीं है कि हम फॉर एग्जाम्पल 10 नहीं ले सकते, नो, इट डजंट मीन। डिजिट जो आपका होता है वन वन नंबर होता है, जैसे कि 0 एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, 3 डिजिट है, इस तरह अप टू सो ऑन टू 9 टिल टू द 9, ये सारे आपके डिजिट्स हैं। लेकिन 10 एक डिजिट नहीं है, ये नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 2 डिजिट्स से बना है। 1 एक डिजिट है, 0 एक डिजिट है, ये पूरा बनाता क्या है? नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई बात? ओके, तो ये डिजिट्स इसलिए हम लिखते हैं 0 to 9, क्योंकि 0 to 9 अगर आप देखो सारा कुछ उधर से ही बनता है ना, 90 90 10 10, मतलब इसी के अंडर आता है ना। 1 अलग है, 0 अलग डिजिट है, इन डिजिट्स को यूज करके ही नंबर्स बनते हैं, तो इसलिए उसने कहा 0 to 9 डिजिट को हम यूज करते हैं। ओके ओके, आगे चलते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? पहले हमने क्या बोला? लेटर्स, डिजिट्स। अब आ जाते हैं स्पेशल कैरेक्टर पे। स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? जो आप कीबोर्ड पे अपने देखो अगर, ठीक है, आप मोबाइल पे यूज करो तो मोबाइल में भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट कीज हो जाती है, जैसे कि ये हो गया, ये साइन हो गया, हैशटैग का हम साइन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, फिर एट द रेट हम यूज करते हैं, ठीक है, ये वाला एट द रेट ये भी यूज करते हैं, आपके कीबोर्ड पे होता है, ठीक है, चाहे मोबाइल हो लैपटॉप हो, ये होते हैं। तो ये सारे किस में आते हैं? स्पेशल कैरेक्टर में आते हैं। हम इसको वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स हैं हमारे पास इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो सी लैंग्वेज कंटेन द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर इन एसोसिएशन विद द लेटर्स एंड डिजिट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंबल है और ये इनकी मीनिंग बता दी। ठीक है, आपको नेम्स इतने लर्न करने की जरूरत नहीं है, नहीं आते होते पेपर में। ठीक है, नेम्स नहीं लर्न करने, वैसे आपको पता होना चाहिए कि इनके नाम क्या है। जैसे ये टाइल्ड का सिंबल है, या एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये आपको पता ही, आप लोग अक्सर जो है हमारे जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो होते हैं हमारे इंग्लिश में भी यूज होते हैं, इंग्लिश की ग्रामर में हम बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। फिर हमारे पास ये नंबर साइन है जिसको हम हैशटैग भी कहते हैं। ठीक है, डॉलर साइन आ गया, इस तरह के सारे साइन है। एम्पर्सन साइन हमारा यूज होने वाला है बहुत ज्यादा, एस्टेरिक्स यूज को होगा। फिर हमारे पास जो है लेफ्ट, सॉरी ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ऐसे ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, बेसिकली हम किसको कहते हैं? पैरेंथेसिस हम कहते हैं ब्रैकेट को। ओके, ये कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे ब्रैकेट लिखा होता है, कहीं पे पैरेंथेसिस लिखा होता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप पढ़ रहे हैं, आप सभी पढ़ते होंगे ना, इंग्लिश में ही है हमारा, तो ग्रामर में आपको अक्सर आ जाता होता है चेंज द फॉर्म्स ऑफ द change the forms of the verb that are given in the parenthesis। कभी ये आ जाता है, कभी लिखा होता है which are given in the brackets, तो दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, इस तरह फिर अंडरस्कोर बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, फिर प्लस साइन, ये सारे साइंस वगैरह आ गई। तो ये सब क्या है? बेसिकली ये सारे हमारे पास है स्पेशल कैरेक्टर्स। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं थी, बिल्कुल सिंपल है कि लेटर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, वी ऑल नो अबाउट दैट। ओके, लेट्स गो सोन ऑनवर्ड। ओके, तो अब हमारे पास कौन सा टॉपिक आ जाता है? अब हमारे पास जो चीज है वो आ गई है रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, अब रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रिजर्व वर्ड्स क्या हैं? तो रिजर्व वर्ड्स इज वेरी इजी, कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, रिजर्व वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड कीवर्ड्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है कीवर्ड्स। ठीक है, ओके, हम इसको रीड आउट करते हैं। Okay, the words that are part of programming language and have a special purposes in computer programs are called reserved words or keywords. They have predefined use, ठीक है, underline this, and cannot be used for any other purpose। इसको भी underline करें, cannot be used for any other purpose। Reserved words are always written in lowercase, ये भी underline कर लें। There are 32 reserved words which are defined as reserved words in C language। ठीक है, a complete list of reserved words used in C language is below। Okay, so अब मैं आपको बताती हूँ reserved words होते क्या।
रिजर्व वर्ड्स आपके वो वर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय प्री डिफाइंड? प्री डिफाइंड का मतलब है जो ऑलरेडी पीछे डिफाइन हुए हुए हैं, जो ऑलरेडी आपके प्रोग्राम में डिफाइन है, आपने खुद नहीं किए, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये ऑलरेडी जो होते हैं डिफाइन होते हैं, इनको डिफाइन किया होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो हम यूज करेंगे आगे, मैं आपको एक बता देती हूँ, फ्लोट. ठीक है, फ्लोट को डिफाइन कर दिया गया है कि ये डेसिमल के लिए ही यूज होने वाला है. ठीक है, डेसिमल के लिए. डेसिमल, डेसिमल क्या? डेसिमल मतलब पॉइंट्स वाले जो भी नंबर, जैसे कि 3.4. ठीक है, 3.4. अब ये पॉइंट वाले जो भी होंगे 0.21, इस तरह के जो भी नंबर्स होंगे वो किस में वो कौन यूज करवाएगा? फ्लोट. ये किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम बाद में पता करेंगे कैसे होगा. अब बाद में जब हम आगे आगे पढ़ेंगे ना प्रोग्रामिंग को, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी. अभी आप सिर्फ इसको समझो कि ये प्री डिफाइंड होते हैं, यानी ये सी लैंग्वेज में ऑलरेडी पीछे डिफाइन हो चुके हुए हैं. आप इसको खुद से डिफाइन नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी वेरिएबल फ्लोट नेम का क्रिएट नहीं कर सकते. यहाँ पे ये भी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस. किसी और पर्पस के लिए, किसी और मकसद के लिए आप इस वर्ड को यूज नहीं कर सकते, इस वेरिएबल को आप यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैंने एडिशन का जो मैंने परफॉर्म करवाना है, कैलकुलेशन करवानी है, मैंने एडिशन की 2 नंबर्स के दरमियान, ए और बी के दरमियान कैलकुलेशन करवानी है, और मैं उसके लिए जो है एडिशन का मैं जो जिसमें फॉर्मूला देने, फॉर एग्जाम्पल हम पहले ले रहे थे ना, सम ले रहे थे, सम इक्वल टू ए प्लस बी. अल्गोरिथम में हम ऐसे ही कर रहे थे ना, सम इक्वल टू ए प्लस बी कर रहे थे. यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि मैं फ्लोट ले लूँ, क्योंकि वेरिएबल तो हम कोई भी ले सकते हैं ना, तो अगर आप कहें कि हम फ्लोट ले लेते हैं, ए प्लस बी आगे लिखेंगे, तो ये चीज रॉन्ग है, ये एरर देगा, ये कंसिडर नहीं हो सकती चीज. ठीक है, उसकी क्या रीजन है? क्योंकि ये ऑलरेडी आपको बता चुका है कि ये वो रिजर्व वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी पहले डिफाइन हो चुके हैं बाय दिस प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज ऑलरेडी इस चीज को डिफाइन कर चुका है. ओके, तो ये ऑलरेडी डिफाइन हो जाए, तो वो चीज जो ऑलरेडी सी लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइन कर चुकी होती है, उसको हम किसी और पर्पस के लिए, जैसे यहाँ एडिशन के पर्पस के लिए हम यूज नहीं कर सकते. ठीक है, सिमिलरली नॉट ओनली द फ्लोट, कोई भी अदर वर्ड, फॉर एग्जाम्पल 4 है. अब 4 को, या 4 कितना सिंपल वर्ड है, मतलब ऐसा मतलब नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सेंटेंस बनाना है, जैसे कि कोई आपने बनाया कि सी लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखना है, सी लैंग्वेज, सॉरी लैंग्वेज की स्पेलिंग उधर हो रहे हैं. ठीक है, मैंने लिखना है सी लैंग्वेज इज used for कैलकुलेशन, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं ना. तो यहाँ पे आप जो 4 यूज हुआ है, इट डजेंट मीन कि आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. नो, ये तो सिंपल मैंने प्रिंट करवानी है ना कमांड. अगर मैंने ये कमांड प्रिंट करवानी है कि ये लिखी है, तो आप कहो कि ये तो 4 इधर यूज हो रहा है, जबकि आपने कहा था ये प्री डिफाइंड है. नहीं, ये 4 और है. मैं बोल रही हूँ इसका मकसद ये है कि आपने कोई भी वेरिएबल नहीं बनाना. ये तो होगा ना, प्रिंट कमांड आपकी होगी, जब हम यूज करेंगे ना आपको तब समझ आएगी कि ये प्रिंट कमांड हम बनाएंगे ना. तो फॉर जो वर्ड है आप सेंटेंसेस में यूज करो. आप ये जो होते हैं ना कोटेशंस हम लगाते हैं, डबल कोटेशंस, ठीक है, इनके अंदर आप बेशक ये सारे वर्ड्स यूज कर लो, नो प्रॉब्लम, आप सब कुछ यूज कर सकते हो उसके अंदर, लेकिन एज अ वेरिएबल बना लेना किसी चीज को, ये गलत है. वेरिएबल क्या मतलब? उसमें फॉर्मूला दे देना, उसको वैल्यू दे देना, तो ये गलत है. अगर मैं 4 उठाऊं, मैं कहूं कि 4 को मैंने इक्वल करना है जी ऐड के, ठीक है, कुछ भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, 4 को इक्वल करना है ऐड के, ठीक है, तो ये चीज रॉन्ग है. आप सी लैंग्वेज में ये चीज नहीं कर सकते. इवन सी प्लस प्लस जो हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे आगे, तो उसमें भी नहीं होता. ठीक है, मतलब लैंग्वेजेस में ये चीज आप नहीं कर सकते. सी और सी प्लस प्लस में आप नहीं कर सकते. बस सी याद रखें क्योंकि अभी आपका सी तक स्टेज है. ठीक है, तो सी में आप 4 को और इन सब वर्ड्स को जो ऑलरेडी इसमें गिवन है, इनको आप किसी भी और वेरिएबल के पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा. अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, आप हेजिटेशन के बगैर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, तो इतना हो गया. अब एक और चीज इसमें क्या याद, 3 इसकी चीजें जो मेन है ना याद करने वाली, मैं आपको वो अंडरलाइन करवा दूं.
फर्स्ट इसको हम कीवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड कीवर्ड, ठीक है। दे आर प्री डिफाइंड, ठीक है, ये प्री डिफाइंड होते हैं। कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज, इनको किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ठीक हो गया। और दूसरा जो हमारे पास जो चौथा पॉइंट है वो है लोअर केस लेटर, ठीक है। ये हमेशा लोअर केस, व्हाट डू यू मीन बाय लोअर केस, कि कैपिटल लेटर नहीं होंगे, हमेशा छोटे लेटर्स में लिखे जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आप कहो कि मैंने, अब यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं, हमने बोला कि हम 4 को इनिशियलाइज नहीं कर सकते ऐड के या किसी भी और नंबर, किसी भी चीज के हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते 4 को, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, यस, ठीक है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है इसलिए हम इसको नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कैपिटल एफ के साथ 4 लिखो ना, तो ये आप डिफाइन कर सकते हो एज अ वेरिएबल, किसी और पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हो लेकिन इसको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला कि हमारे जो रिजर्व वर्ड होंगे वो हमेशा लोअर केस लेटर में होंगे, और अगर रिजर्व वर्ड आपके लोअर केस लेटर में हैं, इसका मतलब है कि आप इसको, वो रिजर्व वर्ड्स ही होंगे, आप किसी और पर्पस के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर होगी बात, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली बाकी भी आपके जो है ऐसे, जैसे कि ब्रेक हो गया, ऑटो हो गया, ब्रेक है, केस है, चार है जो करेक्टर के लिए यूज होता है, हम ये आगे सारे पढ़ेंगे तो हमें 1 बाय 1 समझ आ जाएगा, आप इसको थॉरली एक बार ऊपर ऊपर से रीड कर लें। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप पेपर में आ जाएंगे रिजर्व वर्ड्स लिखे, हो सकता है कोई ना कोई आ जाए कि, बहुत रेयर चांसेस हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि रिजर्व वर्ड्स लिखें, कि राइट द 5 रिजर्व वर्ड्स और समथिंग लाइक, आ सकते हैं, चांसेस हैं, लेकिन बहुत रेयर है, बहुत कम चांसेस है कि आए, लेकिन फिर भी आपको पता होते हैं ये। आप बहुत ज्यादा जो यूज होने वाले रिजर्व वर्ड है, लेट मी टेल यू अबाउट दैट। इंट बहुत यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। रिटर्न तो होता ही होता है, हर प्रोग्राम में रिटर्न आपने करना ही करना है। फ्लोट बहुत ज्यादा होता है, फोर बहुत ज्यादा होता है। फोर जो है लूप के लिए होता है और इसका कोई काम नहीं है। लूप्स हम डिफरेंट लगाएंगे आगे, ठीक है, लूप्स वो बाद में हम पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा। फिर डू है, इफ है, एल्स है, करेक्टर है, जार, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। वॉइड बहुत ज्यादा यूज हो जाता है। वाइल जो है ये लूप है। साइज ऑफ कभी कभी यूज होता है, ये इतना नहीं होता लेकिन हो जाते हैं। स्विच होता है, बाकी ये जो है ये ऐसे ही है। ब्रेक होता है, केस होता है, ये स्विच आपकी जो है ना, स्विच स्टेटमेंट्स, उनमें ये भी यूज होने वाला है, ब्रेक और केस, ठीक है। एनीवेज ये हम बाकी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, अभी आप बस थॉरली इसको रीड आउट कर लें। बाकी जो मेन पॉइंट्स थे वो ये थे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। रिजर्वर्स डन, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाती हैं जी हेडर फाइल्स। अब ये हेडर फाइल्स क्या होती हैं? हेडर फाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो हेडर फाइल्स होती हैं, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज ही वो होती है, ठीक है। अब ये होती क्या है ये तो हम पढ़ें, ठीक है। तो सी लैंग्वेज कंटेन अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। लाइब्रेरी फाइल, ठीक है। लाइब्रेरी फाइल कौन सी होती हैं? लेट मी टेल यू। लाइब्रेरी फाइल वही होती हैं जो प्री डिफाइंड होती हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा। प्री डिफाइंड मतलब जो ऑलरेडी, जिनका जो पर्पस होता है, जिनका कोई मकसद होता है, वो ऑलरेडी उस प्रोग्राम में, उस लैंग्वेज में डिफाइन होता है कि ये इसी पर्पस के लिए यूज होंगी, इसके अलावा कोई और पर्पस के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो लाइब्रेरी फाइल्स भी वो होती हैं। अगर आपको नहीं पता लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लाइब्रेरी फाइल्स वो होती हैं, ठीक है, जो प्रीडिफाइंड होती है। ओके, दैट परफॉर्म्स वेरियस टास्क इन सी प्रोग्राम्स। ऑब्वियसली दीज टास्क इंक्लूड all the input output operation and all the math operations, ठीक है। अब मैथ ऑपरेशन क्या है? जो प्लस माइनस के अलावा हमारे जो मैथ ऑपरेशंस हैं उनको जब हमने यूज करना होता है, उसके लिए हम हेडर फाइल्स, एक प्रॉपर हेडर फाइल है जो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। वो क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, library file contains header files and each header file contains a set of functions. Some commonly used header files are stdio.h, conio.h and math.h, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन है, ये होनी है यूज, ठीक है। मैथ इतना नहीं होता लेकिन ये यूज कर सकते होते हैं, ठीक है। ये आपकी अभी 10 में इतना यूज होने वाला नहीं है। C++ में हम बहुत ज्यादा इसको यूज करेंगे। वैसे आप कर सकते हो यूज, ऐसा नहीं है कि हम यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आपको उसका भी पता होना चाहिए क्या यूज है, लेकिन ये दो तो हर प्रोग्राम में करने ही करने, ठीक है, याद रखनी है आपने बात। ओके, अब हेडर फाइल्स क्या होती हैं, कहाँ आती हैं, हम बाद में पढ़ते हैं आगे, ठीक है। सम कॉमनली यूज फंक्शन दैट आर इंक्लूड इन stdio.h
फाइल आर printf and scanf, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसका पर्पस ये बता रहा है, ठीक है। ये जो बोल रहे हैं ना सम कॉमनली यूज फंक्शन डाटा, तो उसमें जो फंक्शंस यूज होने वाले हैं कॉमन फंक्शन, वो क्या है हमारे पास, फंक्शंस हमारे पास क्या है, printf and scanf, ठीक है। इससे हमें क्या समझ आया, मैं आपको बताती हूँ printf का यूज क्या है और scanf का यूज क्या है। printf का यूज होता है, printf हमारे पास हमेशा सॉरी ओके printf हमेशा हमारे पास आउटपुट करवाने के लिए यूज होता है, ठीक है। और scanf हमेशा हमारे पास इनपुट लेने के लिए यूज होता है। जब हम यूजर से कोई चीज लेते हैं, कोई चीज हम कहते हैं यूजर को एंटर करवाते हैं, तो वो इनपुट में आती है और वो scanf में जो है स्टोर होती है। डू रिमेम्बर scanf के थ्रू वो स्टोर होती है किसी भी वेरिएबल में, ठीक है। इसका यूज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं। तो अगर डायरेक्ट आउटपुट करना चाह रहे हैं तो printf की कमांड यूज होने वाली है, ठीक है। पता होना चाहिए आपको printf पूरा है, ठीक है, प्रिंट नहीं है सिर्फ f भी है, ठीक है। printf प्रिंट और scanf, ठीक है। तो इन दो के लिए यानी आउटपुट और इनपुट करवाने के लिए जो हमारे पास हेडर फाइल्स यूज होती है, हेडर फाइल वो क्या है, stdio.h, studio.h भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो studio.h जो है हमारे पास किस लिए यूज होती है, आउटपुट एंड इनपुट का ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ द, बड़ा हो गया, ओके ओके, सम ऑफ द फंक्शन दैट आर इंक्लूडेड इन conio फाइल आर क्लियर स्क्रीन, ये क्लियर स्क्रीन है पूरा मैं पढ़ रही हूँ, CLR, और CLR जो है क्लियर को रिप्रेजेंट करता है, SCR रिप्रेजेंट करता है स्क्रीन को, ठीक है, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। फिर गेट CHE, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। इनके जो पर्पस है ना, ये आपको कोई जरूरत नहीं है आपको इस वक्त रिमेम्बर करने की, ठीक है। ये जो आपके यूज होंगे इनके पर्पस, ये आप पढ़ोगे इंशाल्लाह 12 में, तो अभी बहुत टाइम है, ठीक है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन डू रिमेम्बर कि ये वाला जो फंक्शन है कॉनियो आपने यूज करना ही करना है, ठीक है। हर प्रोग्राम में आपका studio.h आएगा ही आएगा और conio.h आएगा ही आएगा। डू रिमेम्बर, ये बस आपने एक रोट लर्निंग करनी है, आपने रट्टा मार लेना है कि ये चीज आएगी आएगी, स्टूडियो आएगा, कोनायो आएगा ही आएगा, हेडर फाइल यूज होनी ही होनी है, क्योंकि प्रिंट और स्कैन तो हमने करना ही करना है। स्कैन नहीं करना तो प्रिंट तो करना ही करना है, उसके लिए भी हमें स्टूडियो यूज करना है। कोनायो के लिए कोनायो भी यूज करना ही करना है, बस डू रिमेम्बर कि हमें करना है, ठीक है, कभी भी नहीं छोड़ना। कुछ आपके बुक्स में आपकी बुक में जो है कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जहाँ पे कोनायो यूज नहीं हुआ, बट इट डजंट मीन कि आपने यूज नहीं करना, नो, आपने यूज करना है दोनों। डू रिमेम्बर, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर देती हूँ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने यूज करने करने हैं। फिर उसके लिए हम क्या, क्लियर स्क्रीन किस लिए यूज होता है, क्लियर स्क्रीन इसलिए यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोग्राम को दोबारा रन करना है, ठीक है, दोबारा रन करना है, तो अगर आपने नीचे लगाया हुआ होगा ना प्रोग्राम के एंड पे क्लियर स्क्रीन की कमांड दी हुई होगी, तो क्या होगा, यूजर जो भी पहले रन किया हुआ ना, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना प्रोग्राम बनाया, ठीक है, प्रोग्राम है, उसको एक टाइम रन कर लिया, ठीक है, ओके, उसके लिए यूज नहीं चाहिए। अब जब दूसरी टाइम रन करना है ना, तो यहाँ पे क्लियर स्क्रीन की जब कमांड होगी ना, क्लियर स्क्रीन की जो भी है, ठीक है, कमांड होगी, तो क्या होगा, जब आप सेकंड टाइम उसको दोबारा रन करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली पिछले वाले को रिमूव कर देगा और सेकंड वाले को ले आएगा। वरना क्या होता है, अक्सर ऐसा हो जाता है, वैसे होता नहीं है, लेकिन आपके कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो पिछले को हटाते नहीं है। पिछला वाला जो आपने ऑलरेडी रन किया होता है ना, फॉर एग्जाम्पल पहले यूजर से आपने एंटर किया था, एंटर नंबर, ठीक है, यूजर ने एंटर किया 1, ठीक है, अब सेकंड पे दोबारा आपने प्रोग्राम रन करवाया, वो 1 लिखा हुआ ही आएगा और आगे वो पूछ रहा होगा एंटर अ नंबर। तो ये चीज, इस चीज से बचने के लिए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कमांड क्लियर स्क्रीन की। इज इट क्लियर, ठीक है। लेकिन ये नहीं हम इतनी यूज करते, ये इतनी यूज नहीं होती, ठीक है, तो इसके परेशानी हो ना, गेट CH हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। इसके भी फंक्शन छोड़ दें, बस आपने याद रखना है, जैसे कि ये मैंने बताया ना, ये स्टार्ट में यूज होनी है हेडर फाइल्स, और ये एंड पे यूज होती है, ठीक है। हेडर फाइल्स इसको यूज करने के लिए, गेट CH को यूज करने के लिए हम जो हेडर फाइल यूज करते हैं कोनायो है, printf और scanf को यूज करने के लिए स्टूडियो है, ठीक है। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। द math.h header file contains mathematical functions such as square root, ये square root क्या है मैं बताती जा रही हूँ, साथ साथ आप लोग नोट कर लें, ठीक है। square root है, पावर है, पावर अगर आपने कोई एक्सपोनेंट वगैरह लगाने हैं उसके लिए, लॉग लेना है उसके लिए, साइन, कॉस, टैन,
ये तो आपको पता ही है। साइन कौन सा, साइन कॉस टेन, जो मैथ्स वाले हैं उनको तो जाहिर सी बात है, आप मैथ्स भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो वो ही है साइन कॉस थीटा। लेकिन हम टैन सॉरी, तो हम ये इतना यूज नहीं करने वाले, ठीक है। लेकिन ये बस बता दिया कि मैथ डॉट एच का जो हेडर फाइल है ये भी कंटेन करता है मैथमेटिकल फंक्शन को। मैथमेटिकल फंक्शन कौन से होते हैं? स्क्वायर रूट, पावर। हाँ, अगर आपने एडिशन करवानी है, सब्ट्रैक्शन करवानी है, तो उसके लिए आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हेडर फाइल्स होती हैं। अब ये हेडर फाइल्स कहाँ लगती हैं, कैसे लगती हैं, लेट मी शो यू। आगे आ जाते हैं। ओके, आगे आ जाते हैं हमारे पास सोर्स प्रोग्राम, ठीक है। अब आपने ये जो हेडर फाइल्स हमने बात की, इन हेडर फाइल्स की, ठीक है, इन हेडर फाइल्स की जो हमने बात की है, पढ़ते हैं, ठीक है, इस हेडर फाइल्स की जो हमने बात की है ना, ठीक है, तो वो किस तरह से आपने लगानी। फॉर एग्जाम्पल ये stdio फाइल जो है, हेडर फाइल हमने यूज करनी है। इसका कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। ये वाली जो हमने अब यूज करनी है, इसको कैसे यूज करना है? आपने अपने प्रोग्राम में सबसे पहले, ये आपका प्रोग्राम की बिल्कुल स्टार्टिंग है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, वहां पे आपने क्या लिखना है? सबसे पहले ये हैशटैग, ठीक है, जिसको हमने पीछे बोला था नंबर साइन, ठीक है, इसको हैशटैग भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके साथ इंक्लूड लिखना ही लिखना है, और उसके साथ आपने ये डाल देना है, वो भी एंगल ब्रैकेट्स में। एंगल ब्रैकेट्स कौन सी है? ये वाली, ठीक है, मैं ऐसा शो कर देती हूँ। ये वाली एंगल ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ये ओपन एंगल ब्रैकेट और ये क्लोज एंगल ब्रैकेट। इसके सेंटर में आपने ये वाला जो है हेडर फाइल दे देनी है। हेडर फाइल क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल हेड पे, हेड ऑफ द स्टेज है, ठीक है, इसलिए इसको हम हेडर फाइल कहते हैं। और ये लिखते कैसे हैं? इंक्लूड के साथ। इंक्लूड लिखा, एंगल ब्रैकेट ओपन, स्टूडियो डॉट एच और एंगल ब्रैकेट क्लोज, तो साथ में हैशटैग आएगा ही आएगा। इसी तरह अगर आपने वो कॉनियो वाली डालनी है तो उसके लिए क्या होगा? हैशटैग इंक्लूड हमेशा लिखना है, हेडर फाइल जब भी डालनी है इंक्लूड लिखना ही लिखना है, हैशटैग इंक्लूड लिखना है, फिर एंगल ब्रैकेट ओपन, कॉनियो जो उसके हैं, कॉनियो डॉट एच और एंगल ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली अगर आपने मैथ वाला लिखना है तो हैशटैग इंक्लूड, कॉनियो की जगह क्या आ जाएगा? मैथ डॉट एच। सॉरी वो कंप्यूटर पे है तो उसकी राइटिंग ऐसे हो रही है, ठीक है, समझ तो आ गई है ना आपको। मतलब इसी तरह लिखना है, ये आएगा ही आएगा, फिर एंगल ब्रैकेट डालनी है, और एंगल ब्रैकेट के अंदर जो भी आपने हेडर फाइल डालनी है, जैसे कि मैथ डॉट एच डालनी है, वो स्टूडियो कोनायो कोई भी आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचे कि आपने एक ही लाइन में देना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये स्टूडियो डॉट एच कोमा लगा के आप कोनियो भी लिख रहे हैं, कोमा लगा के आप मैथ भी लिख रहे हैं। नो, इट्स रॉन्ग, ठीक है, वो रॉन्ग है। इसी तरह आपको अलग अलग कमांड देनी पड़ेगी। आप सिंपली क्या करें, ऊपर वाली को कॉपी कर लें, नीचे पेस्ट करें, उसको कॉपी करें, नीचे पेस्ट करें, और साथ में ये डालते जाएं। स्टूडियो है तो स्टूडियो, कोनायो है तो कोनायो, मैथ है तो मैथ, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है, इसमें कोई भी आपको टेंशन की बात नहीं है। सिंपल हेडर फाइल हमने पढ़ा है, हेडर फाइल होती है, हेडर फाइल इज द हेड स्टेज ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, हेड स्टेज होती है। और वहां पे आपकी जो हेडर फाइल जो 3 ही हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं, स्टूडियो, कोनायो एंड मैथ, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं हम। यहाँ पे इसने थोड़ा सा जो दे दिया, इन ऑर्डर टू यूज अ लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन कौन से जो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। द प्रोग्रामर मस्ट इंक्लूड अप्रोप्रिएट हेडर फाइल होगा पूरा, हेडर फाइल द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम एज शोन, ठीक है, इस फिगर में जैसे शोन किया इसी तरह आपने प्रॉपर यूज करनी है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है इसने, देखें, सेट ऑफ फंक्शन दैट आर इंक्लूडेड इन स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, तो स्टूडियो डॉट एच में जो सेट ऑफ फंक्शन यूज होते हैं वो ये हैं, ठीक है। ओके, इसको छोड़ दें, बस मैंने आपको बता दिया कि किस लिए यूज होती है, हेडर फाइल होती है बस सिंपली। ये पेपर में नहीं आता, पेपर में आपके क्या आएंगे? रिजर्व वर्ड, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजर्व वर्ड आ जाते होते हैं, ये भी एग्जाम में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये वो चीजें जो प्रोग्रामिंग कवर कर देती हैं, इसलिए पेपर में इनकी डेफिनेशन वगैरह नहीं आती, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम। अब सी प्रोग्राम का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है? द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच अ प्रोग्राम इज रिटन इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ठीक है। सी प्रोग्राम का अब स्ट्रक्चर क्या है, अब आपको पता होना चाहिए सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, ये वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सी प्रोग्राम में सबसे पहले आपके आ जाते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ठीक है, हम आगे डिफाइन करेंगे क्या होते हैं। मैं आपको सिंपल बता दूं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यही होते हैं जो हमने हेडर फाइल्स बात की हैं, ठीक है। हेडर फाइल्स आर कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, सॉरी, ठीक है।
तो हेडर फाइल्स आपकी क्या होती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं। उसके बाद आपका मेन फंक्शन आ जाता है, उसकी बॉडी आ गई। जो भी फंक्शन हमेशा जो होता है ना फंक्शन, उसकी हमेशा बॉडी होती है। ठीक है, जो फंक्शन होता है ना, जो फंक्शन में सब कुछ आता है, ठीक है। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में क्या होता है, मेन फंक्शन जो होता है आपका, वो मेन क्यों कहा गया है, क्योंकि सब कुछ उसी में होता है। आपका प्रिंट करवाना, आपका यूजर से कोई चीज लेना, वो सब जो होता है मेन फंक्शन में होता है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लोकल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स आ गया बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, ठीक है। फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं। मेन फंक्शन जो होता है, अब मेन फंक्शन होता ही होता है, फिर कुछ फंक्शंस होते हैं यूजर डिफाइंड होते हैं, ठीक है। ये हर प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते, कुछ कुछ प्रोग्राम में होते हैं। अगर आपने फंक्शन बनाना हो कोई, ठीक है, वो हम कैसे बनाते हैं, क्या होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 इस तरह नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। डिफरेंट फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन बना सकते हैं खुद से भी। एक मेन फंक्शन होता ही होता है, लेकिन ये जो होते हैं ये नहीं होते, ठीक है। कुछ प्रोग्राम में होते हैं, कुछ में नहीं होते। ये नहीं नेसेसरी नहीं है, ये मैंडेटरी है। ये पार्ट मैंडेटरी पार्ट है, मैंडेटरी पार्ट। और बाकी जो ये वाला पार्ट है ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। नॉट नेसेसरी, नॉट मैंडेटरी कर लेते हैं, ठीक है। नॉट मैंडेटरी, ठीक है। ये मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी, ठीक है। क्योंकि ये यूजर डिफाइंड होता है, ये आपकी नीड के मुताबिक होता है। अगर यूजर को जरूरत है इस चीज की तो फिर बना दो, नहीं जरूरत तो ना बनाओ, ठीक है। कैसे बनाओ, क्या होता है, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर। आगे करते हैं। टू इंट्रोड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, कंसिडर अ वेरी सिंपल प्रोग्राम दैट द मैसेज, ठीक है। हम देखते हैं आई लव पाकिस्तान, ठीक है। द प्रोग्राम में बी रिटन एज, ठीक है। अब हमें प्रिंट करवाना है आई लव पाकिस्तान, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, ये प्रोग्राम है हमारा, ठीक है। ओके, तो अब क्या है, आपने प्रोग्राम फॉर एग्जांपल बनाया, वही मैंने आपको बताया कि आपने हेडर देना है, ठीक है। ये हेडर है आपका, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड और ये एंगल ब्रैकेट के अंदर studio.h। अब मुझे बताएं आप, studio.h किस लिए यूज होता है, मैंने अभी आपको बताया था। आपको ये जो है ना फिंगर टिप्स पे आ जाना चाहिए जी। स्टूडियो इसलिए यूज होता है, कनायो इसलिए यूज होता है, मैट.h इसलिए यूज होता है, ये आना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ studio.h किस लिए यूज होता है, इनपुट या आउटपुट के लिए, ठीक है। और इनपुट आउटपुट के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, printf, या हम printf यूज करते हैं और scanf यूज करते हैं, ठीक है। printf फॉर आउटपुट, आउटपुट के लिए printf और इनपुट के लिए scanf, ठीक है। और इन दोनों को यूज करने के लिए प्रोग्राम में printf और scanf को हम studio.h यूज करते हैं, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये यूज नहीं करते, अब क्या होगा अगर ये ना हो, अगर ये नहीं है और आपने नीचे कमांड लगा दी है printf की, डायरेक्ट मेन फंक्शन दिया और ये printf लगा दिया जी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है अगर आप ऐसे कर दोगे तो वो आपको रन करने पे, जब आप कंपाइल करोगे, रन करोगे, तो वो क्या देगा, आगे आपको देगा जी प्यारा सा एरर, ठीक है। एरर देगा, क्यों देगा, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी आपकी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में डिफाइन हो चुकी है कि studio.h हमें यूज करना है, ठीक है। ये चीज ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी है कि studio.h जो है, सॉरी, studio.h आपने यूज करना ही करना है अगर आपने printf या scanf की कमांड देनी है, ठीक है। तो इसलिए हमने studio.h दिया, ठीक है। studio.h हमने इसका हेडर लगाया, उसके बाद void main। अब आप बोलोगे void main क्या है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये void अगर यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी void आप लिखो ना लिखो, इसमें कोई नहीं है, लेकिन बेटर है कि लिख दो। अब उसकी क्या रीजन है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखना है कि नहीं लिखना, इसकी ये रीजन है कि कुछ मैंने आपको बताया कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप टर्बो यूज करते हो तो उसमें आपको शायद यूज ना हो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोई और आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, आपने वो विजुअल स्टूडियो किया हुआ है, कोई और किया हुआ है, तो उन सॉफ्टवेयर में जो होता है कभी कभी चीजें नहीं पिकअप कर सकता, तो उसके लिए हम ब्रैकेट में भी सेम वही वर्ड लिख देते हैं जो मेन से पहले हमने लिखा, वॉइड। अब मैं आपको बता दूं ये है क्या, वॉइड डाटा टाइप है, ठीक है। डाटा टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। डाटा टाइप्स क्या होती हैं, डाटा टाइप्स होती हैं जैसे कि आपका हो गया इंट, फ्लोट, ये सब डाटा टाइप है। यानी इंट क्या है, INT, इंट आपका रिजर्व वर्ड भी था, ठीक है। और इंट क्या है, डाटा टाइप भी है, रिजर्व वर्ड भी है, ठीक है। रिजर्व वर्ड भी है और डाटा टाइप भी है, ठीक है।
और एक किस लिए यूज होती है, इंटीजर के लिए। इंटीजर, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स जो हैं आपके, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ये सारे इंटीजर है। फिर आपके पास आ जाता है फ्लोट। फ्लोट क्या है, वो भी एक डेटा टाइप भी है, रिजर्व वर्ड भी है, ठीक है। तो फ्लोट किस लिए यूज होता है आपका, आपके डेसिमल्स के लिए, ठीक है। यानी अगर आपने बोलना है ना 10.20, 20 नहीं होता, 20 होता है, सॉरी, ठीक है। तो अगर आपने करना है 2.4, तो इनके लिए, इनको प्रिंट करवाने के लिए, इनका यूज करने के लिए हम फ्लोट यूज करते हैं, ठीक है। वो हमारी डेटा टाइप होगी। और इंटीजर, अगर आपने इंटीजर फॉर एग्जाम्पल 14 यूज किया है, ठीक है, तो वो इंटीजर में काउंट होगा। अगर पॉइंट लगा के आगे जीरो भी लगा दिया है ना, तो वो फ्लोट होता है, ठीक है। फिर इस तरह करेक्टर है, वो भी आपकी डेटा टाइप है। करेक्टर क्या होते हैं, जैसे कि ABCDEFG, सारे जो अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, वो सारे क्या हैं, करेक्टर हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब वॉइड क्या है, वॉइड भी एक डेटा टाइप है, जिसका मतलब होता है एम्प्टी। एम्प्टी मीन नथिंग, कोई डाटा टाइप नहीं है। यानी ये ऐसा मेन फंक्शन, ये जो मेन नाम का मेन उसका नेम है फंक्शन का, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है आपने मेन ही देना है। मेन हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई कर सकें इस चीज को कि ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ज्यादा फंक्शन बनाते हैं ना, एक से ज्यादा फंक्शन बनाते हैं, उसमें हमें कभी कभी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, यार हमारा मेन फंक्शन कौन सा था। उसके लिए हम लोग सिर्फ हम लोग लिख लेते हैं मेन का वर्ड, ठीक है। लेकिन ये आपका नेम ऑफ फंक्शन है, फंक्शन का नेम है। फंक्शन किस लिए होता है, फंक्शन आपका जो है इन ब्रैकेट्स में आता है, ये जो ब्रेसेस है ना, इनके अंदर आता है, ठीक है। वॉइड का मतलब क्या हो गया, वॉइड एक ऐसी डाटा टाइप है जिसका मतलब है एम्प्टी, यानी इस फंक्शन की कोई डाटा टाइप नहीं है, इसमें आप कुछ भी। अब जब वॉइड यूज किया है ना, तो इसकी जो रिटर्न टाइप है ना, बेसिकली डाटा टाइप नहीं है, ये रिटर्न टाइप है। यानी अगर ये कोई भी चीज रिटर्न करेगा वो एम्प्टी है, यानी वो ऐसी चीज रिटर्न कर रहा है जिससे कोई डाटा टाइप नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना इंट मेन, ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, सॉरी यहाँ पे बोल रहा, यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना इंट मेन, मैंने लिखा इंट मेन, ठीक है, और मैंने यहाँ जो है ब्रेसेस में अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, प्रिंट एफ लिखा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, अगर आई लव पाकिस्तान PAK लिख देती हूँ, ठीक है। अगर मैंने ये कमांड दे दी है, तो ये एरर देगा, एरर देगा या कुछ देगा ही नहीं, या तो एरर दे देगा या तो आपको एम्प्टी स्पेस देगा, कुछ भी नहीं लिखेगा। क्यों, क्योंकि हमने रिटर्न टाइप इंट दी है, तो वो इस करेक्टर को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। दे सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं, कभी कभी चल जाता है, लेकिन कुछ प्रोग्राम में नहीं चलता, ठीक है। तो बेटर होता है कि आप वॉइड यूज करो। वॉइड क्या होगा, वॉइड अगर आपने कुछ भी अंदर यूज किया है ना, तो वो उसकी डाटा टाइप ले लेगा, ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसलिए बोल रही हूँ, इंटीजर जो है 1 2 3 नंबर्स के लिए यूज होता है ना, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, ठीक है। इंटीजर जो होता है वो नंबर्स के लिए यूज होता है ना। तो यहाँ पे अगर आपने कमांड जो आई लव पाकिस्तान, ये तो आपने करेक्टर की दे दी है, ठीक है। तो उसके लिए, उसे बचने के लिए, कुछ सॉफ्टवेयर में वो इस चीज को पढ़ता नहीं है, कुछ सॉफ्टवेयर में पढ़ लेता है, तो इट्स अप टू द सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने वॉइड यूज करना है, ठीक है। वॉइड मेन ये आ गया, और ब्रेसेस में आपको क्या आ गया, प्रिंट एफ आई लव पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, जिसके लिए मैंने आपको इतना डिटेल लेक्चर दे दिया, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोग्राम था, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, सी प्रोग्राम, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमें और समझ आ जाएगी, ठीक है। दिस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स विद प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, द मेन फंक्शन एंड द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इसमें क्या था, इसमें मेन फंक्शन क्या था, मैं आपको वो चीजें अब एक बार बता देती हूँ ताकि आपको जो सा है ना क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, इसका कलर नहीं, इसका कलर ग्रीन रख देते हैं, ठीक है। अब क्या है इसमें, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये आपका क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, PD से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, एग्जाम में आपने इस तरह नहीं लिखना, पूरा वर्ड लिखना है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, PD लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन है। और ये पार्ट कौन सा है, यानी ये वाला पार्ट, इन ब्रेसेस के अंदर आने वाला पार्ट क्या है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है। जो हमने यहाँ पे लिख दिया ना, कि बता दिया ना उसने कि 3 मेन पार्ट्स हैं, कौन कौन से, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, मेन फंक्शन है, और बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। क्लियर, ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं।
बहुत सारा थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? अगेन मैंने आपको बताया था हेडर फाइल्स को ही कहते हैं, ठीक है। फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और इंस्ट्रक्शन फॉर द सी कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर क्या है? जो आपका प्रोग्राम रन करती है चीज, उसको हम कंपाइलर कहते हैं। हमने पढ़े थे ना पहले, इस बुक में भी हैं, मैंने आपको लेक्चर नहीं दिया क्योंकि वो थ्योरी था, तो मैं वैसे बता देती हूँ। कंपाइलर क्या होते हैं? कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो टाइप के हमारे पास जो है रन करने के, प्रोग्राम को रन करने की टाइप्स होती है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर आपका पूरा जितना भी आपने जो है पैराग्राफ लिखा है, कुछ भी बड़ी बड़ी, अगर आपने कोई आर्टिकल लिख दिया, लिस्ट लिख दिया, उस सब को रन करने के लिए हम कंपाइलर यूज करते हैं, ठीक है। कंपाइलर उसलिए यूज होता है रन करने के लिए। बहुत सारे मतलब मोर देन वन लाइन अगर आपने प्रिंट करवानी है ना, आउटपुट लेनी है उसकी, ठीक है, प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए कंपाइलर यूज होगा। इंटरप्रेटर कब यूज होगा? जब आपने ओनली अ सिंगल लाइन जो है ना प्रिंट करवानी है। इंटरप्रेटर भी सारी लाइंस कर लेता है, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो टाइम लगाता है, लाइन बाय लाइन करता है, वन बाय वन करेगा तो वो इंटरप्रेटर होगा। अगर पूरे प्रोग्राम को वो फौरन से कर देगा तो वो कंपाइलर होगा, ठीक है। ये एक डिफरेंस होता है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होता, दोनों का काम रन करना ही है, ठीक है। Okay, every C language program contains certain preprocessor directive obviously at the beginning of the program. ठीक है, वही मैंने आपको बताया, at the beginning of program जो होते हैं preprocessor directive हर C language के प्रोग्राम में होते हैं, not only in C language, C++ में भी होते हैं, ठीक है। मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ ताकि आप जब आगे पढ़ो तो भी आपको ईजी हो। बिफोर ट्रांसलेटिंग अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, जब आपने ट्रांसलेट, हमने नहीं मतलब हमने तो सिर्फ लिखना होता है ना, लेकिन सारी जो चेंजिंग वगैरह हो रही होती है वो कहाँ हो रही होती है? बैकग्राउंड में, इन योर पीसी, इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर सी लैंग्वेज है तो सी लैंग्वेज में बाहर मतलब के बैकग्राउंड में जो है ट्रांसलेशन हो रही होती है। आपने कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि आपने अल्फाबेट लिखते हो ना आप कंप्यूटर पे, आपने कुछ भी टाइप किया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेती हूँ जी टेक्स्ट, इसको हटाते हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट ले लेते हैं, कोई भी, मैंने ये ले लिया, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ टेक्स्ट। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है LEARNING लर्निंग कैंप, ठीक है, अपने चैनल का नेम लिख दिया। अब बैकग्राउंड में तो ये चीज नहीं हो रही, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? बैकग्राउंड में ना, बैकग्राउंड में मशीन लेवल लैंग्वेज में कर रहा है, मैंने जो टाइप किया अपने कीबोर्ड से, ठीक है। पीछे क्या हो रहा है? पीछे मशीन लेवल लैंग्वेज इसको अपनी जबान में, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रही है। मैंने लिखा L, उसने लिखा 010111 कुछ और, मतलब कुछ और लिखा उसने, नंबर 01 में होता है, आपको पता है ना, बाइनरी मशीन लेवल लैंग्वेज 01 में होती है, ठीक है, उनको हम कहते हैं बाइनरी। तो ये 011 कुछ और, इसका पूरा कोड होगा, एक वर्ड का, सिंगल वर्ड का इतना बड़ा कोड, ठीक है। फिर ई अगर लिखा है, ई का होगा 10000111 कुछ भी ऐसे हो सकता है, ठीक है। फिर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरह होता है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर ये चीज बना दी गई है कि अगर यूजर कीबोर्ड से कोई ऐसा फॉर एग्जाम्पल ए टाइप करता है तो उसके लिए तुमने मशीन लेवल लैंग्वेज में 0101 भेजना है, ठीक है। और ये हर जगह सेम यही बाइनरी रहेगा, 0101 ही रहेगा ए के लिए, कैपिटल ए के लिए। ये स्मॉल ए के लिए क्या होगा? कुछ और होगा, जैसे कि 0110 ये हो सकता है, ठीक है। स्मॉल ए के लिए डिफरेंट, कैपिटल के लिए डिफरेंट, ठीक है। और ये क्या होती है? मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, इनको बाइनरी भी कहते हैं, ठीक है। बिफोर ट्रांसलेटिंग अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, द कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज कैरीज आउट द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। वो कहता है कि इस चीज को ट्रांसलेट करने से पहले, यानी हाई लेवल लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज ही है, ठीक है। सी लेवल लैंग्वेज में आपने कोई भी चीज दी है, उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने से पहले कंपाइलर जो है आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को पढ़ता है, जो कि हमने दिए थे, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो, हैशटैग इंक्लूड कॉनियो, हैशटैग इंक्लूड मैथ.h। तो ये सारे आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव थे, वो उनको पहले रीड आउट करता है, उसके बाद उनको मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, ठीक है। ओके, दीज डायरेक्टिव स्टार्ट विद नंबर साइन हैशटैग भी कहते हैं इसको, ये ठीक है, हैशटैग भी कहते हैं और नंबर साइन भी कहते हैं, ठीक हो गया। The most commonly used preprocessor directive are hashtag include and hashtag define. Hashtag define इतना यूज नहीं होता, ना हम करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं hashtag, इसलिए इसको छोड़े, इसको बस याद कर लें कि फॉर एग्जाम्पल
वो डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी आपके ना शॉर्ट में भी अब ऐसे कर दिया गया, कॉन्सेप्चुअल है ना, तो एसएलओ बेस में ऐसे कर दिया है कि उन्होंने आपको फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट में भी क्वेश्चन देना है ना, तो उसके भी पार्ट्स बना दिए, कुछ कुछ क्वेश्चन के, सबके नहीं, लेकिन उन्होंने कर दिया है कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका A B C पार्ट है, ठीक है। तो हो सकता है ए पार्ट में आपको ये दे दे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को डिफाइन करें, तो उसमें आप लिख सकते हो कि वो ये होता है, ठीक है। ये चीज़ें जो मैंने आपको बता दी बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम में आता है, कंपाइलर इसको यूज करता है। ट्रांसलेट होने से पहले मशीन लर्निंग लैंग्वेज में क्या होता है, वो पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को कैरी करता है, ठीक है, ये हो गया। फिर वो जो है दीज डायरेक्टिव स्टार्ट विद द हैशटैग साइन, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैशटैग से और इंक्लूड के वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इंक्लूड के वर्ड जरूरी नहीं है, 2 टाइप्स के कॉमनली हम यूज करते हैं, वो क्या है, हैशटैग इंक्लूड और हैशटैग डिफाइन, 2 हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा भी होंगे, ठीक है, होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज के होते हैं और भी, लेकिन हम जो यूज करते हैं वो इंक्लूड करते हैं और हमारे लिए ये काफी है, ठीक है। तो आपने बस ये लिखने के लिए ना आपने इसको लर्न कर लेना, वैसे हम यूज नहीं करने वाले हैं इसमें, ठीक है, हो गया। आ जाते हैं आगे, हैशटैग इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है, ये होते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैशटैग इंक्लूड के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं, इट हैज द फॉलोइंग सिंटैक्स, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड वाले जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं उनका सिंटैक्स क्या होता है, उनका सिंटैक्स ये होता है, ठीक हो गया। हैशटैग इंक्लूड एंगल ब्रैकेट के अंदर हेडर फाइल नेम, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये एज इट इज लिख देना हेडर फाइल नेम, नो। हेडर फाइल नेम क्या थी जो हमने 3 पढ़ी है, हमें 3 पढ़ी है, इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन आपने 3 ही रखनी है, जो आपकी बुक में आपने उतना ही रहना है, आपने आउट ऑफ द बुक नहीं जाना, ठीक है। हेडर फाइल नेम कौन कौन सी है, studio.h, conoyo.h और math.h, ठीक है, वो वाली हेडर फाइल है, उनकी नेम्स यहाँ पे देने हैं, ओके ओके। हेडर फाइल की जगह आपने क्या देना है, स्टूडियो, कनायो और ये सब देना है, ओके। आगे आ जाते हैं, व्हेन दिस प्री प्रोसेसर इज कैरिड आउट बाय द सी कंपाइलर, इट विल सर्च फॉर द हेडर फाइल दैट इज रिटन विदिन द लेस देन, ठीक है, इसको हम लेस देन भी कहते हैं ना, लेस देन और ग्रेटर देन साइन, मैं एंगल ब्रैकेट क्योंकि ये एंगल का भी साइन यही है, ठीक है, एंगल ब्रैकेट भी कहते हैं इसको, और लेस देन और ग्रेटर देन का साइन भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, लेस देन ग्रेटर देन के साइंस होता है, और आपने जब एग्जाम में आते हैं ना तो आपने इसी तरह से लिख देना है, मतलब एक चीज है ना उसको खुद से डिफाइन करना शुरू कर दो अपने वर्ड्स में, जरूरी नहीं है ये एज इट इज आपने रट्टा मारना है, यही आपने रट्टे मार मार के पागल हो रहे होते हैं बच्चे, तो ये काम नहीं करना आपने। आपने क्या करना है, आपने बस इसको समझना है और अपनी लैंग्वेज में। अब आपके पास आ गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है जी ये हैशटैग इंक्लूड से स्टार्ट होता है, इंग्लिश आपने अपनी डाल लेनी है उसमें, ठीक है, आपको उर्दू में जनरली बता रही हूँ जल्दी से, ठीक है। आपने डालने की जी हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग इसके साथ फर्स्टली यूज होता ही होता है, ठीक है, ये स्टार्ट किससे होता है, बिगिन विद द हैशटैग साइन। उसके बाद इसके साथ हम जो है मोस्ट कॉमनली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यूज करते हैं वो हैं हैशटैग इंक्लूड और हैशटैग डिफाइन, ठीक है, ये आपने रट लेना है। बाकी जो है खुद से डालते जाओ। यहाँ पे हम एंगल ब्रैकेट यूज करते हैं, आप एंगल भी कह सकते हो, आप लेस देन ग्रेटर देन के साइंस को यूज करते हैं, सिंपल एंड कॉपी इट इनटू द सोर्स फाइल, ठीक है, ठीक है, ये ना लिखो कॉपी इनटू सोर्स फाइल, ठीक है, इसको छोड़ दें, यहाँ तक कर दें, ठीक है। तो कुछ भी डालो, फिर हम बता देंगे आगे कि हमारे पास 3 टाइप्स की जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की हेडर फाइल्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं, studio.h होता है, यहाँ आगे है, ठीक है, द above program द हेडर फाइल, तो हमने डाल देते हैं studio.h होता है, इट टेल्स द कंपाइलर टू कॉपी द studio.h हेडर फाइल इनटू द प्रोग्राम studio.h। तो इस तरह से आपने खुद से बस डालते जाना है। अब ये यूज किस लिए होता है, फिर उसका यूज बता दो आगे, जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि studio.h किस लिए यूज होता है, हेडर फाइल स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट द printf फंक्शन इज यूज्ड, ठीक है, ओके, यहाँ पे आउटपुट हेडर, ठीक है, इट इंक्लूड द स्टैंडर्ड printf एंड scanf फंक्शन प्रोटोटाइप्स, इनको प्रोटोटाइप्स भी कहते हैं, ठीक है, इसको भी आपने भूलना नहीं है, इनको प्रोटोटाइप्स भी कहते हैं, लेकिन इट्स फाइन, अभी आप प्रोटोटाइप्स रहने दो, आप सिंपल रखो कि ये हमारे पास, इनको प्रोटोटाइप बेसिकली वो कह रहा है, ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप्स, ठीक है, इट्स फाइन, प्रोटोटाइप ना बोलो आप, सिंपल बोलो कि ये हमारे पास printf और scanf की कमांड यूज, इसमें फंक्शंस यूज, ये फंक्शंस है, ठीक है, printf और scanf फंक्शन, आपने बस सिंपली लिखना है कि ये फंक्शंस यूज होते हैं इसमें, इनके फंक्शन, फिर इनका आप बता दो इनका पर्पस क्या है, कि printf जो होता है वो यूज होता है आउटपुट के लिए, scanf इनपुट के लिए यूज होता है, ठीक है, इन द above program the printf function is used, therefore it is required to include this header file in the include preprocessor directive, ठीक है।
यानी कि ये ज़रूरी है इसको यूज़ करना। अगर हमने प्रिंट एफ यूज़ करना है, स्कैन एफ यूज़ करना है, उसके लिए ये इनका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैशटैग इंक्लूड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं मेन फंक्शन की तरफ। अब मेन फंक्शन क्या होता है हमारा? C program consists of one or more function. A function performs a single well-defined task. Every C program must have the function main. Okay. So a function perform a single well-defined task. Every C program must have the main function, which is the first section to be executed when the program runs. The general form of main function is ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मेन फंक्शन हर प्रोग्राम का होता ही होता है और ये फर्स्ट सेक्शन होता है जो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, हमेशा जो होता है मेन फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होता है, चाहे आपने एंड पे भी दिया है ना तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा, याद रखनी है चीज। ठीक है, ओके। अब जब ये लिखा कैसे जाता है, इस तरह से जनरल फॉर्म इसकी ये है, वॉइड मेन और अंदर वॉइड डाल देने। ठीक है, और मैंने आपको बताया आप इंट भी लिख सकते हो, फ्लोट भी लिख सकते हो, लेकिन बहुत ही रेयर होता है कि फ्लोट, कैरेक्टर ये सब यूज यूज नहीं होते ना, आपने करने हैं। ठीक है, वॉइड और इंट यूज होते हैं, आपने वॉइड याद रखना है, इंट को भी छोड़ दें। ठीक है, वॉइड मेन वॉइड ये यूज होता है। ठीक है, द वर्ड वॉइड बिफोर द फंक्शन मेन, ठीक है, मेन के फंक्शन से पहले वॉइड आता है, मीन्स दैट दिस फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। ये मैंने आपको बताया था ना, इसकी रिटर्न टाइप नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही रिटर्न नहीं करता। ठीक है, and the second void inside the bracket means it does not have any arguments. ओके ठीक है, समझ आ गई कि इसके आर्ग्यूमेंट्स नहीं। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, सब पूछेंगे आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, आपने बताया ही नहीं। तो आर्ग्यूमेंट्स बेटा ये होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं आपके पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं ये भी नहीं पता। पैरामीटर्स होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये टू वर्ड्स मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको आगे भी आसानी हो कि हम आगे भी ये वर्ड्स यूज करेंगे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या बोल दिया है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर आर सेम थिंग और इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये होते हैं वेरिएबल्स, आपके जो भी वेरिएबल होते हैं ना, जैसे कि ए बी सी आपने वेरिएबल ले लिए, तो एक्स वाई जेड ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो वो पैरामीटर्स या वेरिएबल या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। डन, ठीक है, आगे आ जाते हैं बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। वो क्या होती है? द बॉडी ऑफ फंक्शन मेन इज सराउंडेड बाय ब्रेसेस कर्ली ब्रैकेट दिस। ठीक है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से सराउंडेड होती है इसकी बॉडी। ठीक है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये जो हमने की थी, इतना कचरा मार दिया यहाँ पे, सॉरी ये मिट गया है, हम इसको क्या गया। ठीक है, तो ये ब्रेसेस हैं, ये और ये। ठीक है, और इसके अंदर जो भी पार्ट है वो सारा क्या है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। तो यही वो बात कर रहा है कि बॉडी ऑफ मेन फंक्शन जो होती है, द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज सराउंडेड बाय ब्रेसेस कर्ली ब्रैकेट। द लेफ्ट ब्रेस इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, लेफ्ट ब्रेस कौन सी है, ये वाली, ये लेफ्ट है और ये राइट है। The body of the function main is surrounded by the braces, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, the left brace indicates the start of the body of the function and matching right braces, उसी matching मतलब उसी तरह right braces indicates the end of the body of the function। ऐसे ही है, ठीक है, एक start वाली होती है जो कि left brace होती है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट ब्रेस इंडिकेट्स द स्टार्ट। ठीक है, ये स्टार्ट इंडिकेट करेगा, और फिर एंड पे कहीं जाके हम ये दूसरा वाला लगाते हैं राइट ब्रेस। ठीक है, वो क्या करेगा, एंड ऑफ द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक हो गया, ओके। द बॉडी ऑफ द फंक्शन इन प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, प्रोग्राम आपका जो था 2.6 ओके जो भी है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट एफ विच एंड्स विद द सेमीकोलन। ये जो हमने ऊपर देखा है ना, 2.6 यही है। ठीक है, तो ये क्या, इसमें सिंगल प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है जो सेमी कॉलन से एंड होती है। ये भी आपने याद रखना है कि इसके एंड पे हमेशा सेमी कॉलन आएगा। प्रिंट एफ हो, स्कैन एफ हो, दोनों के एंड पे हमेशा सेमी कॉलन आएगा, या आपने कोई फॉर्मूला दे दिया, सेमी कॉलन एंड पे आएगा ही आएगा। कि नहीं लगाओगे तो मार्क्स भी जाएंगे, और अगर आप प्रोग्राम में कर रहे हो आप कंप्यूटर पे तो भी एरर आएगा। ठीक है, कुछ चीजें मैंडेटरी होती हैं, करनी होती हैं। ठीक है, the body of the function in a program consists of a single statement printf which ends with the semicolon। बता दिया, printf is a standard output function। we already know
कि वो आउटपुट के लिए, ठीक है। द टेक्स्ट टू बी प्रिंटेड इज इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, ठीक है, डबल कोट्स में टेक्स्ट आता है, ऐसा ही है ना, डबल कोट्स ये वाले होते हैं, इनको स्ट्रिंग भी कहते हैं। डबल कोट के अंदर जो भी आएगा उसको स्ट्रिंग भी कहते हैं, और लेकिन आप इधर स्ट्रिंग का वर्ड यूज ना करें, ठीक है, आप बस कहें कि डबल कोटेड है, तो उसके अंदर जो भी आएगा वो हमारे टेक्स्ट होता है टू बी प्रिंटेड, ठीक है, वो टेक्स्ट जो प्रिंट होना होता है वो डबल कोट्स में आता है, ठीक है। A statement in C is terminated with a semicolon, ये बताया terminate मतलब ends, terminate का मतलब क्या है, ends लिख लें अपनी बुक पे, terminate का मतलब होता है end, और end पे क्या आता है आपका semicolon आता ही आता है, therefore a semicolon is used at the end of the printf statement, printf स्टेटमेंट के एंड पे क्या आता है आपका सेमीकोलन आता है, ठीक है। दिस प्रोग्राम विल प्रिंट द मैसेज आई लव पाकिस्तान ऑन द स्क्रीन, ये वाला जो प्रोग्राम है ना इसकी बात हो रही है, ये प्रिंट क्या करेगा, आई लव पाकिस्तान। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो एरर आएगा और ये प्रिंट नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप प्रिंट एफ नहीं लगाओगे तो एरर आएगा, प्रिंट नहीं होने वाला। अगर आप ये इन्वर्टेड ये जो है कोटेड डबल कोटेड जो है डबल कोट्स जो हैं ये नहीं लगाओगे तो भी आई लव पाकिस्तान नहीं आने वाला और सिंपली एरर आ जाने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज का ख्याल रखना होता है, छोटी छोटी चीज आपके नंबर भी लेती है और आपके प्रोग्राम को भी ले जाती है, ठीक है। क्लियर है, ये चीज बहुत ही इजी था। मेन फंक्शन का बताया था कि मेन फंक्शन क्या होता है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन क्या होती है, किस तरह से होती है, कर्ली ब्रैकेट से होती है, उसके अंदर जो है प्रिंटफ फॉर एग्जांपल कमांड दिया है तो टर्मिनेट किससे होती है, एंड किससे होती है, सेमीकोलन से होती है, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास कमेंट्स इन सी लैंग्वेज, ठीक है। सी लैंग्वेज में जो हमारे पास कमेंट्स यूज होते हैं, ओके, इट इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू ऐड कमेंट्स इन program to make it easy for others to understand it. Comments in the source code are ignored by the compiler. अच्छा, सोर्स कोड क्या होता है इसकी हम बात करते हैं, पहले मैं बता दूं कमेंट्स क्या है। कमेंट्स कहता है वो यहाँ पे कि बहुत ही गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है और ऐसा ही है, गुड प्रोग्रामिंग अच्छी चीज है टू ऐड कमेंट्स इन प्रोग्राम, क्यों, ताकि वो दूसरों को ना इजीली प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके, दूसरों के लिए प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, नॉट ओनली इन सी, बाकी भी जो लैंग्वेज है सी प्लस प्लस है, पाइथन है, सारी उनमें भी आपका जो है यूज होने वाली चीजें कमेंट्स जो हैं वो आपके अपने लिए होती हैं, किसी और को एक्सप्लेन करने के लिए होती हैं, लेकिन प्रोग्राम का पार्ट नहीं होती, ठीक है। सोर्स कोड मतलब जो आपका प्रोग्राम जो कोड आपने किया हुआ है, सोर्स कोड वही होता है जो आपने कोड किया, प्रॉपर जो कोडिंग होती है ना उसको हम सोर्स कोड कहते हैं, सिंपल है, बाइनरी की बात नहीं हो रही। हाई लेवल लैंग्वेज में जो आप करते हो ना प्रिंट एफ ये सारा सोर्स कोड में आता है, ठीक है। ये जो प्रोग्राम हमने ऊपर देखा था ना वो सारा सोर्स कोड का ही पार्ट था, ठीक हो गया, वो सोर्स कोड का ही पार्ट था। तो सोर्स कोड उसी को कहते हैं सिंपल, इसमें कोई आपको जो है परेशान होने वाली बात नहीं है, सिंपल कोड लिख दो या सोर्स कोड लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। कमेंट्स इन द सोर्स कोड आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर, क्या मतलब है, कंपाइलर यानी रन करने के वक्त, रन करने के टाइम पे क्या होता है कि जो कमेंट्स होते हैं वो कंपाइलर इग्नोर कर देता है, इग्नोर कर देता है यानी वो चीजें प्रोग्राम का पार्ट नहीं होती, लेकिन दूसरों को या खुद को इजीली अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम वो चीज लगा देते हैं। किस तरह से लगाते हैं हम आगे पढ़ते हैं। Comments are added in program when effect is necessary to be brought to the program's reader. प्रोग्राम को जो रीड कर रहा है उसके लिए, उसको बताने के लिए हम necessarily एक चीज इफेक्ट बना देते हैं कि ये इसलिए यूज हुआ है, ये इसलिए यूज हुआ है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। Generally programmers write comments at the beginning of the explaining the reader, ठीक है। जनरली क्या होता है कि प्रोग्रामर जो होते हैं अपना कमेंट राइट करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, क्यों, ताकि वो एक्सप्लेन कर सके रीडर को व्हाट द प्रोग्राम इज इंटेंडेड टू अचीव एंड इनसाइड द प्रोग्राम वेयर समथिंग इज टू बी क्लैरिफाइड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। इसका मतलब है इंटेंडेड टू अचीव, क्या मतलब, मतलब कि प्रोग्राम जो है हमारा किस रिलेटेड है, क्या ये एडिशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या सब्ट्रैक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब प्रोग्राम किस रिलेटेड है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, प्रोग्रामर यानी हम भी प्रोग्रामर ही हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम एक कमेंट लगा देंगे ऊपर, कमेंट दे देंगे दिस प्रोग्राम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, ऐसा कुछ भी लिख देते हैं ना, परफॉर्म द फंक्शन
फंक्शन ऑफ दिस प्रोग्राम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडिशन। ठीक है, बस ये लिख दिया हमने। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट लाइन पे लिखेंगे और ये इसको हम कमेंट फॉर्म में लिखेंगे। अब कमेंट किस तरह देंगे वो हम आगे पढ़ते हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट एंड डबल लाइन, मल्टीपल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट। ठीक है, सिंगल लाइन भी होते हैं, मल्टीपल भी होते हैं। अब हम पढ़ते हैं जी सिंगल क्या होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है, द ये डबल स्लैश, ठीक है, द फॉरवर्ड डबल स्लैश इज यूज्ड एज अ सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, ये जो फॉरवर्ड डबल स्लैश है ये, ठीक है, और किस लिए यूज होती है, फॉर द सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपने एक ही लाइन का कमेंट देना है तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे। ठीक है, द सिंटेक्स ऑफ द सिंगल लाइन कमेंट इज दिस, यानी ये आपने सिंटेक्स डाला, शो करती हूँ, ये आपने डाला, डबल फॉरवर्ड स्लैश डाला और आगे कमेंट, यानी यहाँ पे आपने लिख दिया कि दिस प्रोग्राम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, जो भी आपने लिखना है, एडिशन या कुछ भी, तो इस तरह से लिखते होते हैं। और ये सिंपल वन लाइन के लिए होता है, मतलब ये मल्टीपल लाइन के लिए नहीं हो सकता। अगर आपने एक लाइन दिया फाइन, लेकिन अगर आप नीचे लाइन दे रहे हो ना, तो आप जब इसको कंपाइल करोगे, रन करोगे, तो आपको एरर आएगा। क्यों, या तो आप यहाँ पे भी फॉरवर्ड स्लैश दो, ये जो ये सेकंड लाइन है ना, तो सेकंड लाइन पे भी ये फॉरवर्ड डबल स्लैश दो, या फिर इसको मल्टीपल लाइन में ले जाओ। मल्टीपल कैसे करते हैं वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि बस इतना याद रखें कि जो डबल आपकी जो है ना फॉरवर्ड स्लैश, ये फॉरवर्ड होते हैं, ये बैक होती है, ये बैक स्लैश होती है, फॉरवर्ड स्लैश। बैक स्लैश हमने किधर यूज की थी, जैसे हम दे रहे हैं न्यू लाइन, तो उसके लिए हम यूज करते होते हैं बैक स्लैश एंड बैक स्लैश हम यूज कर देते हैं ए, जो अलार्म के लिए यूज होते हैं, अलार्म अलर्ट के लिए। ये बैक स्लैश होती है, ये फॉरवर्ड स्लैश होती है। जो डबल फॉरवर्ड स्लैश होती हैं वो आपकी यूज होती हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए। अब आते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स। ओके, मल्टीपल लाइन कमेंट्स। ओके, मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, मल्टीपल लाइन के लिए हम यूज करते हैं ये वाला साइन, ये, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश फिर एस्टेरिस्क, ये एस्टेरिस्क होता है जिसको हम स्टार भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, एस्टेरिस्क यूज किया, फिर यहाँ पे आपका सारा जितना भी आपने पूरा पैराग्राफ देना है, 10 लाइनें देनी है, जितनी भी लाइनें देनी है वो आ जाएंगी। और फिर एंड पे आपने कैसे एंड करना है, पहले एस्टेरिस्क आ जाएगा, यानी कि आपका स्टार साइन पहले आ जाएगा और जो फॉरवर्ड स्लैश है वो बाद में आ जाएगी। यूज फॉरवर्ड स्लैश ही होगी, बैक स्लैश नहीं यूज करनी है आपने। इज इट क्लियर? आई होप सो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। मल्टीपल लाइन के लिए यूज होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने वन लाइन यूज करनी है तो आपने डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश यूज करनी है। ठीक है, अगर आपने मल्टीपल लाइंस करनी है तो उसके लिए आपने क्या यूज करना है, फॉरवर्ड स्लैश स्टार एस्टेरिस्क किसको बोलते हैं, अपना कोड लिख दिया, जो भी लिखना है, दिस प्रोग्राम परफॉर्म अ फॉलोइंग टास्क एंड दिस इज दिस पूरा जो भी आपने डेफिनेशन लिख देनी है। और एंड पे आपने दोबारा से स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। ऐसे नहीं करना कि पहले फॉरवर्ड, अगर आप यूं करोगे फॉर एग्जाम्पल फॉरवर्ड स्लैश डाला और फिर आपने स्टार डाल दिया तो ये रॉन्ग है। नो, पहले आपका आएगा स्टार यानी एस्टेरिस्क और फिर फॉरवर्ड स्लैश। ठीक हो गया? ओके, फॉरवर्ड स्लैश आ गया तो ये इसने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, ये एग्जांपल आपकी। ठीक है, कमेंट कैन स्पैन टू मल्टीपल लाइंस एज शोन इन अ फॉलोइंग एग्जांपल। ठीक है, एंड इसने लिख दिया प्रोग्रामर एम सजाद हैदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिस। तो ये सारा क्या, ये डिफरेंट लाइंस पे आ रहा है ना, वन लाइन तो नहीं है, इसलिए इसने कहा मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए इसने ये वाले साइंस यूज कर दिए कि ये मल्टीपल है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है बात? आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इसने एक प्रोग्राम भी शो कर दिया जिसमें इसने हमें शो कर दिए मल्टीपल लाइन कमेंट्स। यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके, ये हमारे पास प्रोग्राम है। कैसे उसने शो किया है कि ये हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये नेम्स आपको आने चाहिए। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है, आपके पेपर में ऐसी भी चीजें आ सकती हैं कि आपको प्रोग्राम दे दिया जाए और बोला जाए कि आप इसमें से आइडेंटिफाई करें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कौन सा है, मेन बॉडी कौन सी है और बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कौन सी है। तो ये आपका क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ गया। उसके बाद ये मेन बॉडी का फंक्शन, मेन फंक्शन आ गया, मेन फंक्शन, और ये मेन फंक्शन की बॉडी आ गई यहाँ से लेकर
यहाँ तक। तो ये सारा जो है आपका मेन फंक्शन, ठीक है। अब उसने क्या दे दिया यहाँ पे, अब देखें हम प्रोग्राम को समझ लेते हैं। उसने लिया इंटीजर, इंट क्या है, इंटीजर की डाटा टाइप है, वो ले ली। वेरिएबल ले लिए ए बी सम प्रोडक्ट, यानी वो कह रहे हैं ये सारे जो हैं वो इंटीजर टाइप के हैं। जब भी आपने वेरिएबल इनिशियलाइज करने होते हैं, ये होती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो इस वाले स्टेप में हो रही है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि इस स्टेप में जो भी हो रही है चीज, इसको हम कहते हैं वेरिएबल्स इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो वेरिएबल कौन से हैं, ए है, बी है, सम है, प्रोडक्ट है, ये सारे आपके वेरिएबल्स हैं और इन चीजों को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं एज अ डाटा टाइप ऑफ इंट, और एंड पे हमेशा सेमीकोलन आएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। उसके बाद उसने कमांड दे दी है प्रिंट एफ, प्रिंट एफ यानी ये प्रिंट हुई भी आएगी आपके पास। ये क्या है, साइन है, किसको पता है ए साइन किसका है, बैक स्लैश एन का, मैंने अभी पहले बताया। ये है न्यू लाइन का, न्यू लाइन यानी कि न्यू लाइन पे वो लिखेगा इंटर टू नंबर्स, ये प्रिंट हुआ हुआ आएगा आपके पास। जो कंसोल स्क्रीन है ना, यहाँ पे शो नहीं हुई भी, मैंने आपको दिखाती, कंसोल स्क्रीन पे आएगा इंटर टू नंबर्स, ठीक है। उसके बाद स्कैन एफ क्या है, जिसमें स्टोर होनी है चीजें, ठीक है, जिसके अंदर स्टोर होनी है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है स्कैन एफ ब्लू लेते हैं, ठीक है। अब स्कैन एफ के लिए हम लोगों ने देखे यहाँ पे क्या यूज किया, इंटर टू नंबर्स है ना, टू नंबर्स के लिए हम लोगों ने ये यूज किया परसेंटेज साइन डी कोमा परसेंटेज साइन डी। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात। उसने कोटेड में हमेशा यूं ही लिखना है आपने, कोटेड के अंदर डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है परसेंटेज साइन डी कोमा परसेंटेज साइन डी। 2 बार क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा 2 नंबर्स हमें करवाने हैं ना, 2 नंबर्स हमें इंटर करवाने हैं यूजर से, तो वो स्टोर किसमें होंगे, वो इसमें स्टोर होंगे, परसेंटेज साइन डी परसेंटेज साइन डी, ठीक है। और ये हमने यूज करवाया, ये होता ही होता है, क्योंकि ये आपको पता है ना कि सी लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसके अंदर आपने ये चीजें यूज करनी ही करनी है, ये होगा ही होगा। परसेंटेज साइन डी कोमा के साथ इसको आइडेंटिफाई किया, डबल कोट्स आपने क्लोज कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपकी डबल कोट्स जो है क्लोज हो गई, फिर कोमा लगाना है, और फिर आपने देखे एम्परसेंड साइन, यानी ये जो एंड का साइन होता है ना, ये वाला, ये साइन डाला, एंड का साइन आगे ए कोमा एंड का साइन आगे बी, ये डाल दिया। अब देखें एंड का साइन ए, एंड का साइन, एंड हमेशा क्या करेगा, हमेशा ये अपने अंदर ना स्टोर करवाने के लिए किसी भी वैल्यू को यूज होता है, और वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हमने क्या यूज करना है, अपनी सी लैंग्वेज में सिर्फ सी का पार्ट है, ठीक है, सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। बार बार मैं आपको उसका बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ये सी लैंग्वेज का अपना पार्ट है, ये जो है ना परसेंटेज साइन डी परसेंटेज साइन डी, ये सी लैंग्वेज में होता है। तो ये आपने लिखना ही लिखना है। अगर आपने 1 नंबर स्टोर करवाना है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता है इंटर 1 नंबर, तो फिर आपका एक ही आएगा, 2 नहीं आएंगे, लेकिन डबल कोट में आएगा, फिर डबल कोट, और फिर आप ए डाल लो बी ना डालो, या बी डालो ए ना डालो, यानी एक ही आगे आएगा। अगर आप 2 डालोगे तो वो भी एरर देगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है ना, मैं आपको ना टाइप करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, ठीक है। क्या है कि मैंने आपको बोला कि आपने फॉर एग्जांपल ऊपर हमारे पास कमांड आती है प्रिंट, यहाँ पे ना राइटिंग चेंज कर लेती हूँ, एरिया रख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कमांड है प्रिंट, हमेशा शॉर्ट लेटर्स में होंगे, लोअर केस, ठीक है, बड़े नहीं होंगे। मैंने लिखा प्रिंट, अंदर मैंने डाल दिया कोट में इंटर 1 नंबर, मेरी मर्जी ना मैं जिस तरह से भी लिखूं, मैं पूरा 1 लिख लूं या मैं ONE1 लिख लूं, वो मर्जी होती है आपकी, लेकिन एंड पे आपने क्या डालना है, सेमी कॉलन डालना ही डालना है। सेमी कॉलन डाला, एंटर किया, नीचे आए, यहाँ पे मैंने लिखा स्कैन एफ, स्कैन एफ किस लिए यूज होता है, मैंने भी पढ़ा था, इनपुट के लिए। अब इनपुट किस में हमें लेनी है, 1 नंबर है ना, डबल कोट आएंगे ही आएंगे, अंदर हम डालेंगे परसेंटेज साइन डी, डबल कोट क्लोज करने के बाद एक कोमा लगाएंगे, स्पेस देनी है दें, नहीं देनी ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपने क्या डालना है, एम्परसेंड साइन, इसको एंड का भी साइन कभी कभी हम कह लेते होते हैं, एम्परसेंड साइन, यहाँ पे ए लगा दें, ए या बी कोई भी आपने मर्जी है, आप ए लगा दें, कुछ भी लगा दें, जो ऊपर आपने दिए हैं ना इनमें से कोई ले सकते हैं,
अगर आपने यहाँ पे कुछ और देना है, आपने x देना है यहाँ पे, या y देना है, z देना है, कुछ भी देना है, तो यहाँ पे आप वो यूज कर लें। मतलब आप इट्स अप टू यू, आपने वेरिएबल का नेम क्या देना है। वेरिएबल नेम तो आप पे डिपेंड करता है ना। और एंड पे सेमीकोलन आएगा ही आएगा। सेमीकोलन, सॉरी यहाँ पे भी मैंने कॉलन डाल दिया, सेमीकोलन है। यहाँ तक क्लियर हुई है बात? मैं आपको एक मिनट बताती हूँ। ठीक है, अब क्लियर हुई है। ये सेमी कॉलन है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे सेमी कॉलन है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो प्रिंट एफ एंटर 1 नंबर किया, और 1 नंबर के लिए हम एक ही परसेंटेज साइन डी यूज करेंगे और एक ही वेरिएबल आगे आ जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए वेरिएबल लेने के लिए आपने एंड का साइन डालना ही डालना है, और इस तरह से आपने करना है। क्लियर हुई बात यहाँ तक? आगे आते हैं। स्कैन एफ के लिए, प्रिंट एफ किस लिए था कि हमने आउटपुट ली। स्कैन एफ किस लिए था कि हमने वेरिएबल्स के अंदर अपनी इनपुट को स्टोर किया, इनपुट लेने के लिए है ये, ठीक है, वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। आगे आ जाते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला है कैलकुलेशन। अब ये देखिए, ये कमेंट्स दिए हुए हैं उसने, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। अब देखें ये कमेंट्स हैं, 1 लाइन कमेंट है, तो उसने क्या किया, फॉरवर्ड डबल स्लैश लगा दिया और लिखा दिस विल रीड 2 नंबर। ठीक है, मैं आपको ये बता रही हूँ ना, स्कैनफ क्या करेगा, दिस विल रीड 2 नंबर, 2 नंबर को रीड करेगा। कौन से 2 नंबर जो हमने प्रिंट ऊपर दिए थे, यहाँ पे 2 नंबर। अगर ये कमांड ना भी हो तो आपको ये पता चल सकता है कि ये क्या करेगा, 2 नंबर रीड करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 बार ये यूज हुआ है, परसेंटेज साइन डी 2 बार, इसमें 1 बार यूज हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, दिस विल रीड ओनली 1 नंबर। ठीक है, कमेंट्स हैं। कमेंट्स मैंने आपको बताया था, कमेंट्स जो होते हैं प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते, सिर्फ आपको बताने के लिए यूज होते हैं। आपको या फिर किसी और को आपने बताना है कि यहाँ पर ये प्रोग्राम आपने ये स्क्रीनशॉट लिया और किसी को सेंड करना है आपने, तो वो आपका ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो इन कमेंट्स को रीड करके ये समझ सकता है, इसलिए होता है। बाकी इस प्रोग्राम में इसका कोई काम नहीं। ठीक है, अच्छा आगे उसने क्या दे दिया, उसने सम का फॉर्मूला दे दिया। अब ये सम कहाँ से आया, ऊपर इनिशियलाइज किया था वेरिएबल, वो ही उसने यूज किया, इक्वल टू उसने कहा है a प्लस बी, यानी a में जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हुई थी ना, स्कैन एफ में जो वैल्यू a में, जो वैल्यू b में स्टोर हुई थी ना यूजर की तरफ से, वो सम में डलवा दो ऐड करके। ठीक है, ऐड करके आगे आ जाता है प्रोडक्ट का उसने दे दिया, क्योंकि हमें सम और प्रोडक्ट निकाल रहे हैं इस प्रोग्राम में, हम सम और प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, सम दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, इक्वल टू a, और प्रोडक्ट के लिए आपको पता है मल्टीप्लाई के लिए हम जो है प्रोग्राम में क्या यूज करते हैं, अपना स्टार साइन, जिसको हम एस्टेरिस्क भी कहते हैं। आगे कमेंट्स उसने याद दे दिया, कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ वेरिएबल a एंड b, कैलकुलेशन टू फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक हो गया, समझ आ गई है, तो बिल्कुल सिंपल था। फिर आगे क्या किया उसने, प्रिंट एफ दे दिया। प्रिंट एफ हमेशा डबल कोट्स में आता है, डबल कोट के अंदर उसने क्या डाल दिया, SUM इक्वल टू डी, परसेंटेज साइन डी। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझाती हूँ किस लिए है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो परसेंटेज साइन डी यूज होता है ना, ये होता है कोई भी चीज अगर आपने वहां पे लिखवानी है, वहां पे एंटर करवानी है। ठीक है, अच्छा लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन इजी वर्ड्स कि क्या है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सम इसने SUM कैपिटल ले लिया है, ऊपर तो स्मॉल लिया था, तो इस ये तो वेरिएबल्स का डिफरेंस आ रहा है, तो ये कैसे, आपने तो कहा था कि वेरिएबल हम चेंज नहीं कर सकते, ये वो। तो ये भी मैं आपको चीज समझाती हूँ। ये क्या है, जब ये प्रोग्राम रन होगा ना, ये हम आगे पढ़ेंगे तो भी आपको समझ आएगा, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जब ये प्रोग्राम रन होगा ना, यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ कि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो आपके पास यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई आएंगी। पहले आपके पास क्या लिखा आएगा मैं आपको बताती हूँ, लेट मी शो यू। यहाँ पे आपके पास लिखा आएगा एंटर 2 नंबर्स एज इट इज, जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे का वैसा आएगा। यूजर एंटर करेगा आगे 2 नंबर, फॉर एग्जाम्पल उसने किया 2, ठीक है, और यूजर एंटर कर देगा 3। ठीक है, इस तरह ही एंटर होंगे, याद रखें। एंटर इस तरह, अब आपको लग रहा है 23 है, ये तो नहीं, ये 23 नहीं है। जब प्रोग्राम होगा ना, उसको रन करेगा ना जब, तो नहीं, पहले क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 एंटर किया, फिर आपने 3 एंटर किया। ठीक है, समझ आ रही है बात की, मतलब पहले 2 एंटर किया, या आप एंटर कर दो या आप स्पेस दबा दो, स्पेस दबा के भी 3 या कोई और नंबर दोगे तो भी मान जाएगा। लेकिन अगर हाँ साथ लिखोगे, मतलब 23 एंटर किया, तो ये एक ही नंबर है, ये कोई 2 नंबर नहीं है, मतलब 23 स्पेस 5,
या 1 कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं, ठीक है। 1 इंटर 2 नंबर हो गया, आपने एंटर किया, अब क्या होगा, अब वो सिंपली जो है आपके पास प्रिंट हो जाए, क्योंकि आपके पास जो स्क्रीन पे शो होने वाली कमांड है वो ये है, प्रिंट एफ ये, प्रिंट एफ ये, प्रिंट एफ ये, बस ये 3 कमांड्स जो हैं आपके पास स्क्रीन पे शो होंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, SUM कैपिटल इक्वल टू, अब क्या है, आप मेरी बात यहाँ पे गौर से सुने जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। यहाँ पे जो समझाने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे समझाने वाली बात ये है कि अब यहाँ पे जो कोटेड होते हैं ना डबल कोट्स, मेरी बात सुने गौर से, ये जो डबल कोट्स होते हैं ना, यहाँ पर एक ये डबल कोट्स हैं, डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको ये चीज बताई है कि डबल कोट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर कि आपने SUM कैपिटल लिखना है, डजेंट मैटर आपने SUM स्मॉल लिखा है, लेकिन इस डबल कोट के बाद ये जो सम दिया है ना, ये वो ही वेरिएबल है जो यहाँ पे दिया हुआ है, चेंज करते बोला ये और ये सेम होने चाहिए, यानी यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर डजेंट मैटर, आप बेशक सम की जगह ऐड लिख दो यहाँ पे तो भी चलेगा, लेकिन बाहर जो है ना यहाँ पे कोमा के बाद वाली जो चीज है वो आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब वो आपकी डिफरेंट उससे हो सकती है, लेकिन आपका वही वेरिएबल यूज हुआ हुआ होना चाहिए जो आपने ऊपर इनिशियलाइज किया था, ये इनिशियलाइजेशन है, और यहाँ पे जो आपने यूज किया था वेरिएबल वही आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अब एक और क्या चीज है इसमें देखने वाली, कि हमने यहाँ पे ये परसेंटेज साइन डी क्यों यूज किया है, परसेंटेज साइन डी यूज करने का मकसद ये है कि उसके अंदर उसकी उसकी स्पेस में वो वैल्यू स्टोर हो जाए जो सम में गई है, समझ आई बात की, सम में जो वैल्यू गई है उसमें स्टोर हो जाए। अब मैं ये वाली जो चीज है ना ये मैं आपको समझाती हूँ, ये वाली जो चीज थी, इंटर 2 नंबर्स, ठीक है, इंटर 2 नंबर यूजर ने 23 एंड 1 इंटर किया, सम में क्या आ जाएगा, सम में डायरेक्टली आपके पास 24 आ जाएगा, और नीचे प्रोडक्ट भी वो ले देगा, प्रोडक्ट के लिए हमने पूरा यूज किया प्रोडक्ट, लेकिन अंदर जो हमने दिया है ना रिटर्न वो चीज आएगी जो आपने कोट्स में लिखी है, यानी डबल कोट के अंदर जो लिखोगे आपके पास लिखी हुई आएगी, आपने कैपिटल प्रोडक्ट लिखा है PRODUCT प्रोडक्ट, तो वैसे का वैसे ही आएगा, इक्वल टू आएगा, लेकिन ये चीज जो है ना परसेंटेज साइन डी, ये चीज नहीं प्रिंट होगी, ठीक है। प्रिंट क्या होगा, सारी चीजें प्रिंट होंगी, लेकिन ये जो परसेंटेज साइन डी है ना ये प्रिंट नहीं होगी, इसकी जगह इसकी वैल्यू प्रिंट होगी जो कोमा के बाद दी हुई है। प्रोडक्ट की क्या वैल्यू आएगी अगर हम 23 मल्टीप्लाई 23 करें, 1 करें, 23 मल्टीप्लाई 1 23, ये आपका आउटपुट आएगा, दिस इज योर रिक्वायर्ड आउटपुट, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है ना ये आपकी आउटपुट है, ये आएगी आपके पास स्क्रीन पे, लेकिन उसका कोड क्या है, इतना बड़ा कोड है, और आपके पास क्या आ रहा है, सिर्फ इतना सा पार्ट। बात क्लियर हुई, अब तो समझ आ गई होगा, ठीक है, कि हमने परसेंटेज साइन डी क्यों यूज किया, फॉर एग्जांपल इस लाइन में हमने परसेंटेज साइन डी क्यों यूज किया है, ताकि हम आगे वाली वैल्यू को इसकी स्पेस में स्टोर करें, यानी यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ था ना सम ये वाला, वो किधर गया है, इक्वल टू के बाद, यही है ना, ये इक्वल टू, ये इक्वल टू, ठीक है, फिर ये क्या है, ओके मैं एरो की सब समझाती हूँ आपको, समझ नहीं आएगा, ओके एक मिनट, ओके अब देखें, अच्छा अब देखें यहाँ पे क्या है कि आपने लिया ना SUM, और यहाँ पे जो आपने ये इक्वल टू का साइन यूज किया हुआ है, ठीक है, डिलीट करते हैं मैंने सारा, अच्छा अब देखें और से, यहाँ पे जो इक्वल टू का साइन यूज किया है ना, सिमिलरली ये साइन यहाँ पे भी यूज हुआ है, ठीक है, समझ आ रही है, यहाँ पे जो इक्वल टू साइन हुआ है वो भी कर, यहाँ पे SUM कैपिटल यूज हुआ है वो भी हो गया, ये जो चीज है ना ये \n, ये और एक ये वाली चीज जो इक्वल टू के बाद है परसेंटेज साइन डी, ये चीजें प्रिंट नहीं होती, इनके फंक्शन है, इनके पर्पज है। \n का क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन था हमने पढ़ा था ना, न्यू लाइन पे जाने के लिए हम यूज करते हैं, इसी तरह जो हमारे पास परसेंटेज साइन डी है इसका क्या फंक्शन है,
इसका भी अपना एक फंक्शन है कि ये अपने अंदर अपनी स्पेस में एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है। कोमा के बाद हमने सम लगाया था ना, तो सम की वैल्यू यहाँ पे जब फॉर्मूला वगैरह लगा, यूजर से नंबर हुआ, तो उसकी जो वैल्यू आएगी ना, जैसे कि यहाँ पे 24 आई थी, तो वो इसकी स्पेस में स्टोर हुई हुई है। यानी परसेंटेज साइन अगर आप यहाँ पे देखें ना गौर से, तो परसेंटेज साइन डी की जगह पे 24 आया हुआ है, यानी कि सम की वैल्यू इसके अंदर स्टोर हुई हुई है। सिमिलरली अगली लाइन में प्रोडक्ट इक्वल टू परसेंटेज साइन डी है, परसेंटेज साइन डी की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू स्टोर हो गई है 23। अब क्लियर हुआ होगा आपको बात, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में, ये आप प्रोग्राम करते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आगे ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था, लेकिन बहुत टाइम लिया इसने समझने में, ठीक है? ओके, आगे आ जाते हैं। हम इसको थोड़ा सा जो है ना, इसका साइज हम रिड्यूस कर लेते हैं। ओके, अब देखें। ओके, अब देखें, अब क्या है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ओके, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। पिछला प्रोग्राम तो आपको इजीली समझ आ गया, तो उसमें वही था, सिंगल लाइन कमेंट, डबल लाइन कमेंट का यूज था, लेकिन मैंने आपको प्रोग्राम ही समझा दिया सारा। होप तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? आगे आ जाते हैं, कमेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो कमेंट्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं? ओके, constant variables, sorry. Constant and variables are used in expressions in a computer program. After an expression is evaluated, the result of expression is also stored in the variable. किसी भी variable में store होने वाली चीजें, इन सबको ही हम constant and variable कहते हैं, ठीक है? constant and variable क्या होते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है? ये आ जाता है हमारा टॉपिक मेन जो है, ठीक है? constant and variable, सबसे पहला हमारा जो है वो है जी कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है? कांस्टेंट क्या होता है? लेट्स रीड। कांस्टेंट आर quantities whose values do not change during the programming. कांस्टेंट का मतलब ही ये होता है कि वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। वेरिएबल मतलब चीज का वेरी होना, चेंज होना, ठीक है? कांस्टेंट का मतलब है that does not change, do not change, ठीक है? during programming execution they may be numeric, करेक्टर और स्ट्रिंग। न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक मतलब नंबर, करेक्टर क्या होते हैं, आपको मैंने बताया था करेक्टर क्या होते हैं। करेक्टर क्या होते हैं आपके, ये जो परसेंटेज साइन है, आपका हैशटैग साइन, आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये सारे करेक्टर हैं वो। फिर आपके स्ट्रिंग जो होती हैं, स्ट्रिंग क्या होती हैं आपकी, फुल स्टेटमेंट्स हो गया, जैसे ये है लाइक द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, यानी वो सेंटेंसेस हो गए सब कुछ। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हो सकती हैं, दे मे बी न्यूमेरिक, करेक्टर और स्ट्रिंग। आगे उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करें। न्यूमेरिक कांस्टेंट आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है? न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, इंटीजर होते हैं और फ्लोट होते हैं। ऐसे ही है ना, एक इंटीजर होता है, फ्लोट होते हैं। जैसे कि 24 इंटीजर है, 24 पॉइंट या 2.4 क्या है, फ्लोट है। यानी डेसिमल वाले फ्लोट होते हैं, इंटीजर जो होते हैं वो डेसिमल के बगैर वाले होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर काउंटेड, वो रिप्रेजेंट करते हैं उन वैल्यूज को जो काउंट की जाती हैं, लाइक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है? जिनको हम काउंट करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ इंटीजर आर 7, 1, 4, 6, माइनस में भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। फ्लोट क्या होते हैं? फ्लोट कांस्टेंट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर मेजर्ड लाइक द हाइट ऑफ द पर्सन व्हिच माइट हैव अ वैल्यू ऑफ, ठीक है? वो ऐसी चीजें होती हैं जो मेजर्ड होती हैं। अच्छा, ये भी चीज आप ना थोड़ा जो है नोट कर लें कि इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर जो होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, उनको हम काउंट ही करते हैं। और जो फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं या फ्लोट होती हैं, उनको हम मैयर करते हैं। काउंट और मैयर में फर्क है ना। काउंट मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बनाए हैं ऑरेंज या बॉल है, 1 2 3 4 5, अब इसको काउंट करें 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, मैंने काउंट किया है 5 बॉल्स। अगर मैं काउंट की ये बॉल है और इसकी मैं हाइट मेजर करूं, यहाँ से यहाँ तक कितना है, स्केल रख के मेजर करूं, ये जी है 2 सेंटीमीटर की है,
ठीक है, मैंने इस तरह से, तो वो क्या होगी, वो मेजरमेंट होगी। तो मेजरमेंट और काउंट में ये फर्क होता है। तो इसी तरह उसने बोल दिया कि अगर फॉर एग्जांपल हाइट है, लाइक द हाइट ऑफ द पर्सन विच माइट बी, पॉइंट्स में हो सकती है 166.75 सेंटीमीटर, या वेट हो सकता है वो भी पॉइंट में होता है। तो ऐसी चीजें जो पॉइंट में होती हैं वो क्या होती हैं, फ्लोट्स, और जो चीजें आपकी पॉइंट के बगैर होती हैं वो होती हैं इंटीजर। क्लियर होगा। फिर कांस्टेंट क्या होता है, एवरीवन नो नाउ अबाउट एवरीथिंग, आपको सब कुछ समझ आ गया है। कांस्टेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, फिर एक बार बात कर लेते हैं। इज वन ऑफ द सिंबल इन सी कैरेक्टर सेट इन इंक्लूड द डिजिट्स। अच्छा, कैरेक्टर में आपकी डिजिट्स भी आ जाते हैं, अपर केस लेटर्स भी आ जाते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट में याद रखें, कैरेक्टर कांस्टेंट आपकी डिजिट भी हो सकते हैं, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, पंक्चुएशन सिंबल कौन से होते हैं, सच एज सेमी कॉलन हो गया, कोमा हो गया, पीरियड साइन हो गया, स्पेशल सिंबल हो गया जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड। कैरेक्टर कांस्टेंट इज इनक्लोज बाय सिंगल कोट्स, जैसे कि सिंगल कोट्स में। अच्छा, कैरेक्टर जो होती है ना, सिंपल जो कैरेक्टर होती हैं वो सिंगल कोट में यूज होती हैं, ठीक है। वो कैसे होती हैं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाती है स्ट्रिंग कांस्टेंट भी होते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट होती है, स्ट्रिंग कांस्टेंट जैसे मैंने आपको बताया पूरे पूरे सेंटेंस हो गए, एक सेंटेंस हो गया, वो सारी आगे कैरेक्टर कांस्टेंट में आती हैं। कंटेन अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर विद इन अ डबल कोट्स में हमेशा आती हैं, याद रखें। कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल कोट, ये मैं, अच्छा अब आपको समझ आएगा कि जो कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं ना, ऑलरेडी हुआ हुआ इसलिए नहीं हो रहा, जो कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं ना, इज इनक्लोज बाय अ सिंगल कोट। ये सिंगल कोट से होते हैं, जैसे कि ए एस और ये सब हो गया। लेकिन जो आपके स्ट्रिंग कैरेक्टर होते हैं वो डबल कोट से होते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। जैसे कि हेलो अहमद, ए को उसने डबल कोट में भी कर सकते हैं, और ये जैसे यहाँ पे किया हुआ है सिंगल कोट में भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं जी। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल इज अ सिंबॉलिक नेम रिप्रेजेंट वैल्यू दैट कैन चेंज ड्यूरिंग इट, ठीक है। ऐसा ही है कि वो चेंज होती हैं, वो जो होती हैं ये डू नॉट चेंज, ठीक है, लेकिन ये जो होती हैं चेंज हो सकते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम वेरिएबल हैज अ नेम, ठीक है, उसका नेम होता है ऑब्वियसली नॉन एज अ वेरिएबल नेम, उसको वेरिएबल नेम भी कहते हैं। होल्ड्स डाटा ऑफ अदर टाइप्स, ठीक है, तो किसी और टाइप का डाटा भी होल्ड कर सकता है। नेम कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने जैसे कि मैंने ए एक दे दिया वेरिएबल, मैंने लिखा इंट ए, इंट एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने आगे जाके वैल्यू या उसी के साथ मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 2, ठीक है, तो वही बता रहा है वो होल्ड करता है सम अदर टाइप्स ऑफ डाटा, होल्ड करता है। अ नंबर और एनी अदर टाइप ऑफ डाटा हेल्ड इन अ वेरिएबल इज इट्स वैल्यू, ठीक है, यानी कि नंबर हो गया और एनी टाइप ऑफ अदर डाटा जो होता है वेरिएबल के अंदर हेल्ड हुआ हुआ, वेरिएबल के अंदर हेल्ड मतलब स्टोर हुआ हुआ, उसको हम वैल्यू भी कहते हैं। It also indicates the types of value a variable can represent. Variables are two types, numeric और character। दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, न्यूमेरिक और करेक्टर। कांस्टेंट किस टाइप के थे, कांस्टेंट भी हमारे पास इस तरह से टू टाइप्स के, इंटीजर और फ्लोट नहीं। कांस्टेंट जो थे दे मे बी न्यूमेरिक, करेक्टर और स्ट्रिंग, ठीक है, तीनों टाइप थी, उनको आगे से डिफाइन किया, उनके आगे आगे टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें क्या इसकी टू टाइप्स हैं, न्यूमेरिक और करेक्टर दोनों टाइप की वेरिएबल होगी। यानी न्यूमेरिक भी चीजें वेरी हो सकती है ना, जाहिर सी बात है, कभी नहीं होती कभी हो सकते हैं, करेक्टर भी कभी होते हैं कभी नहीं होते, तो उनको वो बता रहा है, ठीक है। अगर न्यूमेरिक वैल्यूज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यूज, variables are used to represent numeric values in computer program. They represent integer and floating point values. Some example of numeric variables are sum, average, ये एवरेज का साइन है, लेंथ है, ये सैलरी है, ये मार्क्स, तो क्या है सारे, ये न्यूमेरिक वेरिएबल्स। अच्छा, इनको न्यूमेरिक वेरिएबल्स क्यों कहा है, क्योंकि ये वो वेरिएबल है जिनके अंदर कोई ना कोई इंटीजर या फ्लोट जो है ना वैल्यूज इनके अंदर स्टोर की जा सकती हैं। यानी सम के अंदर आप कोई नंबर ही स्टोर करोगे ना, या कोई अल्फाबेट तो नहीं ना स्टोर करोगे, कर सकते हैं, मसला नहीं है, आप अपनी मर्जी से चलाओ इसको, लेकिन आप हमेशा इसमें कोई ना कोई वैल्यू ही देते हो। यानी अगर सम आउटपुट होके आएगा सम का, तो सम का कोई ना कोई नंबर आएगा ना, जैसे 1+2 = 3, तो 3 क्या है, सम हो क्या आया, तो सम जिस तरह एवरेज है, तो ये क्या है, सारे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, यानी इनके कोई ना कोई नंबर होते हैं। आगे आ जाते हैं करेक्टर वेरिएबल्स पे, which represent the character values in computer program. It can represent a single character or a string of characters. Single character हो, string क्या होती है, पूरे सेंटेंस, पूरे पैराग्राफ, तो हर टाइप को वो देखता है।
सम एग्जांपल्स ऑफ करेक्टर वेरिएबल्स आर नेम हो गया, सिटी हो गया, जेंडर हो गया, सारे आपके करेक्टर वेरिएबल्स में आते हैं। ठीक हो गया। आगे है when a variable is used in a computer program the computer associated with a particular memory location। ठीक है, वेरिएबल जब भी हम देते हैं ना कंप्यूटर प्रोग्राम में, तो वो एक मेमोरी लोकेशन अपनी बना लेता है, याद रखो, उसकी एक अपनी मेमोरी लोकेशन बन जाती है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट एनी टाइम इज द वैल्यू स्टोर्ड इन एसोसिएटेड मेमोरी लोकेशन एट दैट टाइम। वेरिएबल्स आर यूज्ड सो दैट द सेम स्पेस इन मेमोरी कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम। ऐसा ही है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये एक स्पेस है, ठीक है, ये एक मेमोरी है आपकी, ठीक है, मेमोरी लोकेशन है एक, जिसका नाम है 0। इसको नाम मैंने दे दिया 0, मतलब कुछ भी दे सकते हैं ना, तो मैंने नाम दे दिया 0, ये 0 वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने सम स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पे मैं क्या करूंगी, मैं जब करूंगी ना प्रोडक्ट को स्टोर, तो मैं इसी को अरेज करके भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे सम नहीं चाहिए, ठीक है, अब मैं जब प्रोडक्ट का प्रोग्राम बनाऊंगी तो वो इसी में स्टोर करेगा, यानी वो अपनी ना प्लेसेस को चेंज करते रहते हैं। मेमोरी जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होल्ड कर सकती है, तो वो करती रहती है, यानी वो उसमें चेंज आता रहता है। पहले अगर उसने सम लिया था ना, तो बाद में वो प्रोडक्ट ले लेगा, बाद में एवरेज भी ले सकती है, यानी सेम मेमोरी लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज हो सकती है। लेकिन सेम में हम और चीजें नहीं ऐसे कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सम डाला है और मैं फिर आगे प्रोडक्ट डाल रही हूँ, ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट है, ठीक है, अब मैंने फॉर एग्जाम्पल सम डाला, अब मैं प्रोडक्ट डाल रही हूँ, तो उसके लिए अलग एक मेमोरी लोकेशन लेगा, फॉर एग्जाम्पल 1 नाम की, उसके अंदर स्टोर करेगा प्रोडक्ट को। ठीक है, उस केस में जब सम भी मैंने लिया हुआ है, लेकिन अगर मुझे सम नहीं चाहिए, मैंने उसको अरेज कर दिया, तो वो क्या करेगा, इसी को अरेज करके उसी के ऊपर प्रोडक्ट डाल देगा। ठीक है, इस तरह चेंज आता रहता होता है। ठीक है, यानी आपने पिछली चीज डिलीट की, फॉर एग्जांपल पिछला फोल्डर था उसको डिलीट किया और जो है न्यू फोल्डर डाला, तो उसी में स्टोर होगा। इस तरह होता है, कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है। इज इट क्लियर? कांस्टेंट वेरिएबल कोई इसमें खास चीज नहीं थी, बस आपने ये थ्योरी है, आपने बस एक बार देखनी है। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ना 3 to 5 स्टार्स लगा ही ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ना सिर्फ 10 के लिए बल्कि 12 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए। अच्छा, एनीवेज हम इसको भी पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम। अब वेरिएबल नेम को रखने के लिए ना कुछ रूल्स एंड ऑर्डर्स एंड रेगुलेशन, जो भी आप कह रहे हैं ना, वो सब है इन सी लैंग्वेज। ठीक है, उसके बगैर आप अपना नहीं रख सकते वेरिएबल नेम। ठीक है, वो क्या है हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा जी, A variable begin, number 1 है, a variable begin with the letter or underscore and may consist of letter, underscore or digits। ठीक है, एक जो वेरिएबल नेम होता है उसको या तो लेटर से बिगिन होना चाहिए या तो अंडरस्कोर से। ठीक है, एंड मे कंसिस्ट ऑफ, और उसमें हो सकती हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लेटर भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं और डिजिट्स हो सकते हैं। याद रखें, स्पेशल करेक्टर नहीं हो सकते इसमें, हम आगे देखते भी हैं। स्पेशल कैरेक्टर कौन से, जैसे कि आपके साइंस है ना, आपके एक्सक्लेमेटरी मार्क है, आपके परसेंटेज साइन है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, परसेंटेज साइन है, आपका एम्परसेंट साइन है, आपकी ब्रैकेट्स हैं, तो ये वो चीजें हैं जो आपकी वेरिएबल नेम में नहीं आ सकती है, हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आ सकते हैं, या तो लेटर यानी ABCD अल्फाबेट्स आ सकते हैं, अंडरस्कोर आ सकता है, या फिर आपका जो है डिजिट्स 0 to 9 डिजिट्स आ सकते हैं। ठीक है, और वेरिएबल बिगिन हमेशा किससे होगा, लेटर या अंडरस्कोर से, नंबर से बिगिन नहीं कर, यानी अगर मैं रखूँ ना 9 लर्निंग कैंप, ये मैंने एक वेरिएबल नेम रख दिया, तो ये गलत है, ये वेरिएबल नेम होगा ही नहीं, एरर देगा कि ये वेरिएबल नहीं है, ये आप रख ही नहीं सकते। हमेशा 9 को या तो मैं बाद में ले जाऊं या सेंटर में ले जाऊं या सेकंड पे, ठीक है, यानी L9EARNG जो भी है लर्निंग डाल दूं तो भी ठीक है, लेकिन जो है लेटर स्टार्ट में नहीं आ सकते। अच्छा, द अंडरस्कोर मे बी यूज्ड टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी ऑफ द वेरिएबल नेम, फॉर एग्जांपल ओवर टाइम। ठीक है, यानी इसको ये इजीली रीड करने के लिए यूज होता है, जैसे कि मैं ओवर टाइम 7 लिख दूं तो अजीब लगेगा, इसे अंडरस्कोर डाल के कर लेते होते हैं, इसलिए यूज होता है, वरना इसका कोई खास पर्पस नहीं है।
There is no restriction on the length of the variable name. However, only the first 31st character of the variable are significant. This means that if two variables have the same first 31 characters, they can considered to be the same variables. क्लियर हुआ? मैं समझाती हूँ. तो कहता है कि इसकी कोई लेंथ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना लंबा ले जाओ उसको लेके जा सकती हो, लेकिन ओनली द फर्स्ट 31st कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल है सिग्निफिकेंट. नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि हाउएवर कि आपके जो फर्स्ट 31st कैरेक्टर है ना, उनको वेरिएबल अगर सेम होगी. फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है, यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ, जैसे कि आपके पास एक वेरिएबल आपने डाला 31st कैरेक्टर का वेरिएबल है, ठीक है, आपने डाला जी SUMPRODAVG, और फॉर एग्जाम्पल आप बस मान लेंगे ये 31st कैरेक्टर है. 31st इतने ज्यादा तो मेनली लिख रही, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल ये 31 कैरेक्टर है, ठीक है, और आगे मैंने डाल दिया ये 31 है यहाँ तक, और यहाँ से आगे मैंने डाल दिया LETTERS लेटर्स या कुछ भी. अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया, मैंने उसका भी सेम नाम दिया SUMPRODAVG, लेकिन ये 31st कैरेक्टर हो गए, और आगे जो है मैंने चेंज कर दिया, मैंने डाल दिया अंडरस्कोर. तो वो कह रहा है कि इन दोनों को भी हम सेम वेरिएबल कंसीडर करते हैं इन सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज जो है ना पीछे प्रोग्राम, अगर 31st कैरेक्टर स्टार्ट के सेम है ना, तो उन दोनों को सेम कंसीडर करेगा, बेशक आप आगे के डिफरेंट रख लो, ठीक है, ये वो कहना चाह रहे हैं. ठीक है, आगे के बेशक डिफरेंट हो जाए, अगर फर्स्ट 31st कैरेक्टर भी सेम है ना, ये वाले लेट मी शो यू, ये जो है 31st कैरेक्टर ये और इसके 31st कैरेक्टर, मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आप बस इसको समझें कि मतलब आप इसको सपोज करें कि ये जो है 31st कैरेक्टर है. आई नो ये 31 कैरेक्टर नहीं है, ठीक है. तो ये 31 कैरेक्टर सेम हुए तो ये दोनों एक ही वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल नहीं है. बेशक आगे आप लेटर लिखो या कुछ और लिखो, ठीक है, डजंट मैटर, ये बोल रहा है. ठीक है, आगे चलते हैं. ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया. फर्स्ट 3 पॉइंट हमारे हो गए, ये भी. ओके. Both upper and lower case letter are allowed in naming variable and upper case letter is considered different from lower case. ऐसा ही है ना कि आपके जो upper case और lower case letter दोनों यूज कर सकते हो, यानी a, छोटा a, बड़ा b, छोटा b, हर टाइप का यूज कर सकते हो. लेकिन वो क्या कह रहा है कि अपर केस लेटर जो है वो लोअर केस लेटर से डिफरेंट कंसिडर होते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया. जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल दे दिया, फॉर एग्जांपल द वेरिएबल avg, कैपिटल avg इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल A, स्मॉल v, स्मॉल g और स्मॉल a, स्मॉल v, स्मॉल g. इससे और इससे जो है ये चीज डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट है, तीनों की अलग अलग वैल्यूज हैं. ठीक है, समझ आ गया? आई होप सो क्लियर हो गया होगा. ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं. स्पेशल कैरेक्टर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. स्पेशल कैरेक्टर जो मैंने आपको बताया, आपके हैशटैग ये सब यूज नहीं हो सकते. तो आगे है रिजर्व वर्ड्स ऑफ सी लैंग्वेज सच एज इंट, केस, इफ एक्सेट्रा कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम्स. ठीक है, अब जो हमारे रिजर्व वर्ड्स है जो अभी मैंने आपको बताया, कौन कौन से, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, केस हो गया, इफ हो गया, फोर हो गया, तो ये सारे क्या थे, रिजर्व वर्ड्स, और इनको आप वेरिएबल नेम्स के तौर पे यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है हमारा, स्पेस इज नॉट अलाउड इन द नेम वेरिएबल. फॉर एग्जांपल MA एंड स्पेस SS इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो स्पेसेस भी आपने अवॉइड करनी है वेरिएबल नेमिंग में. ठीक है, वेरिएबल को जब भी आपने नेम करना है उसमें स्पेस नहीं देनी, रिजर्व वर्ड नहीं यूज करने, स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज करने, और आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो डिजिट से नहीं होगी, बाकी किसी भी चीज से हो सकती है. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का वो है डाटा टाइप्स यूज्ड इन सी प्रोग्राम्स. ठीक है, डाटा टाइप्स कौन कौन सी यूज होती हैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार दोबारा हम इसको देखते हैं. C provides 3 main data types for variables, that is integer, floating point and character variables. ठीक है, ये 3 टाइप्स की आपकी जो है डाटा टाइप्स हैं जो इसमें यूज होती हैं, जो कि है एक इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोट जिसको हम कहते हैं, और करैक्टर वेरिएबल्स. ठीक है, अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं. इंटीजर डाटा टाइप क्या है?
इंटीजर वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हैज द फॉर्म, ये इसकी फॉर्म है टाइप स्पेसिफायर वेरिएबल। ठीक है, टाइप स्पेसिफायर वेरिएबल यानी कि हमारे पास टाइप स्पेसिफायर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हमारा वेरिएबल नेम आएगा। ठीक है, यानी टाइप स्पेसिफायर हमारी क्या है, टाइप स्पेसिफायर हमारी क्या होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने दे दिया इंट और वेरिएबल हमारा उसने ले लिया सम और एंड पे सेमी कॉलन आएगा ही आएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सम जो है वो इंटीजर का रखना है डाटा टाइप उसकी, तो टाइप स्पेसिफायर को हम डाटा टाइप भी कहते हैं जो कि इंटीजर है। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि द डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ द टाइप नेम इंट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल सम। ठीक है, सम के नेम से फॉलो हो रहा है, इंट इसकी टाइप नेम है। ठीक है, टाइप नेम मतलब डाटा टाइप, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, टाइप स्पेसिफायर, जो यहाँ लिखा है डाटा टाइप। ठीक है, डाटा टाइप क्या है, हमारे पास इंट है। ठीक है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल सम। ठीक है, सम इसके पास जो है ये वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम आपका सम हो गया, डाटा टाइप आपकी इंट हो गई। ठीक है, ऑल द वेरिएबल्स यूज्ड इन द सी प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर, इनको डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने कोई भी वेरिएबल यूज़ किया है प्रोग्राम में, आगे यूज़ करना है, आपको नीड है उसकी, तो आपको पहले उसे क्या करना है, डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है। इफ़ देयर आर मोर देन वन वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप, अगर एक टाइप से ज़्यादा जो है वेरिएबल हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी डाटा टाइप सेम है, आपकी डाटा टाइप इंट ही चल रही है, लेकिन आपने उस डिफरेंट रखने हैं, इंटीजर का ए भी लेना है, बी भी लेना है, सी भी लेना है, डी भी लेना है, सम लेना है, प्रोडक्ट लेना है, इतने सारे आपने वेरिएबल लेने हैं सेम टाइप इंट के रख के, तो आप क्या करोगे, उसको कोमा से जो है उसको रिप्रेजेंट करोगे। मतलब क्या, इंट ए कोमा बी कोमा सी कोमा, फिर आगे सम लगाना है तो सम, यानी जो भी आपने नेम्स रखने हैं इस तरह से कि एंड पे आपका सेमीकोलन आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इफ देयर आर मोर देन वन वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप सेपरेट द वेरिएबल नेम्स विद कोमास। ठीक है, यही बात होगी, कोमा के साथ आप उसको सेपरेट कर सकते हैं और एंड पे आपका क्या आ जाएगा, आपका टर्मिनेटेड साइन, जिसको हम सेमीकोलन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसने शो कर दिया, इंट ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, सम ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, किसके साथ इसको उसने सेपरेट किया, सेपरेटेड बाय कोमास और एंड पे सेमीकोलन। ठीक है, आगे आ जाते हैं, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल टेल्स द कंप्यूटर द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड इट्स टाइप। ठीक है, जब आप डिक्लेयर करते हैं कोई भी वेरिएबल, तो वो कंप्यूटर को क्या बताता है कि उसका नेम क्या है, द नेम ऑफ वेरिएबल, और उसकी टाइप कौन सी टाइप, डाटा टाइप। ठीक है, टाइप कौन सी है, डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या, इंट है, फ्लोट है, करेक्टर है, क्या है। ठीक है, ये थ्री हमारे पास डाटा टाइप्स हैं, इनको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दिस एनेबल्स द कंपाइलर टू रिकॉग्नाइज द वैलिड वेरिएबल नेम्स इन प्रोग्राम। दिस इज वेरी हेल्पफुल इफ द यूजर टाइप्स द रॉन्ग स्पेलिंग्स ऑफ अ वेरिएबल नेम इन हिज प्रोग्राम। The compiler will give an error message indicating that the variable is not declared. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोग्राम पूरा लिखा, प्रोग्राम लिखा 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 और यहाँ पे आपने वेरिएबल सिर्फ ए बी सी डिक्लेयर किए। ठीक है, यहाँ पे आपने इंटीजर का वेरिएबल दिया ए बी सी और नीचे आपने यूज कर लिया डी भी यूज कर लिया, तो यहाँ पे आपको वो एरर देगा कि डी तो आपने ऊपर डिक्लेयर ही नहीं किया, तो इस चीज का आपको ऊपर एरर आ सकता है। तो इस चीज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है चीज कि आप पहले ही उसको डिक्लेयर कर लो ताकि आपको एरर ना आए। दिस इज वेरी हेल्पफुल इफ द यूजर टाइप द रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ द वेरिएबल नेम। स्पेलिंग मिस्टेक में भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर आपने लिखा कैपिटल एस कैपिटल यू कैपिटल एम और इसको इंटीजर की टाइप दे दिया, सेमीकोलन लगा दिया, नीचे आपने यूज कर लिया स्मॉल एम स्मॉल एस स्मॉल यू स्मॉल एम इक्वल टू कर दिया ए प्लस बी या उसकी वैल्यू दे दी और सेमीकोलन एंड पे लगा दिया, तो ये चीज एरर देगी कि ये तो आइडेंटिफाई नहीं किया आपने। तो इस तरह से हम स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई या आपकी लोअर केस अपर केस लेटर का कोई मिस्टेक आ रहा है तो वो आपको कंपाइलर इजीली एरर दे के बता सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है डिक्लेरेशन ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल कैन बिगिन विद द टाइप क्वालिफायर्स, जैसे कि शॉर्ट, लॉन्ग, अनसाइंड और साइंड। सम एग्जांपल्स आर ओके। अब आपके पास क्या आ जाते हैं डिक्लेरेशन जो होती है इंटीजर वेरिएबल की, आप किस किस तरह से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। हम सिंपली जो यूज करते हैं और आगे भी करेंगे वो सिंपल हम इंट ही यूज करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम डिफरेंट तरीकों से इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया शॉर्ट, लॉन्ग, अनसाइंड, साइंड। यहाँ पे उसने एग्जांपल दे दिया, जैसे कि उसने शॉर्ट का वर्ड यूज किया
फिर इंट, और फिर आगे उसने वेरिएबल नेम ले लिया num, ठीक है, एक ये। फिर लॉन्ग के लिए लॉन्ग यूज किया, इंट यूज किया, सम एवरेज 2 ले लिया उसने यहाँ पे, अनसाइंड के लिए इंट काउंट ले लिया, इस तरह शॉर्ट अनसाइंड इंट काउंट ले लिया। तो इस तरह से आप जो है क्वालिफायर्स को, इन टाइप क्वालिफायर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया? ओके, आगे आ जाते हैं। टाइप क्वालिफायर रेफर टू द नंबर ऑफ बाइट्स यूज फॉर स्टोरिंग द इंटीजर ऑन द पर्टिकुलर कंप्यूटर, रेफर्स टू द कंप्यूटर मैनुअल। ओके, इसको छोड़ दें, यहाँ पे आते हैं, ये जो मेन पार्ट है हमारा। अब ये इसमें जनरली द नंबर ऑफ बाइट्स सेट असाइड बाय द कंपाइलर फॉर द, ठीक है, क्या है कि हमने क्या बोला कि हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन है, जैसे इंट और शॉर्ट इंट, दोनों का मतलब एक ही है, यानी इसमें जो आपकी रेंज होगी ये 2 नंबर ऑफ बाइट्स का डाटा ही अपने अंदर स्टोर करेगा, और हमें मिनिमम इतना ही चाहिए होता है, ज्यादा नहीं लेते। लेकिन हाँ, अगर आपने बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनानी है, गेम्स बनानी है, तो उसके वक्त पे आप जो यूज करोगे वो आप लॉन्ग यूज करोगे, यानी उसमें आपको ज्यादा डाटा स्टोर करना है ना, तो इसलिए आपको ज्यादा चीजें चाहिए होती हैं उसके लिए, ठीक है, तो उसके लिए नंबर ऑफ बाइट ज्यादा होनी जरूरी है। अब जो शॉर्ट होती है इंट या फिर सिंपल इंट होती है, उसकी सिर्फ 2 नंबर ऑफ डाटा बाइट्स होती हैं जिनमें वो स्टोर करते हैं, ये रेंज है। ये इसको रटा मारना पड़ेगा, ये लर्न करनी पड़ेगी, और ये सिर्फ एमसीक्यूज में आती है, ठीक है, ये कोई आपकी पेपर में इस तरह क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, क्वेश्चन इनका आ सकता है कि आपको क्वेश्चन आ सकता है इंट का, शॉर्ट इंट का, लॉन्ग और अनसाइंड इंट की जो है नंबर ऑफ बाइट्स लिखे, बिल्कुल शॉर्ट 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया ना कि पार्ट्स में आ सकता है। वहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका ए पार्ट आ सकता है कि आपने ये वाला काम करना है, ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का सिर्फ होगा, आ सकता है लेकिन नहीं आता इतना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इंट शॉर्ट इंट का सिर्फ 2 बाइट्स रहता है, लॉन्ग इंट 4 रहता है, और अनसाइंड इंट जो होता है वो भी 2 ही रहता है। क्लियर हो गया? Here unsigned implies that the value of variable is greater than or equal to 0. यानी ये अनसाइंड जो होता है ना, वो या तो 0 होता है या तो greater than 0 होता है, अनसाइंड इसलिए यूज होता है, ठीक है। द क्वालिफायर साइंड इज रेयरली यूज, बहुत कम यूज होता है, रेयरली मतलब बहुत कम यूज होता है, सिंस बाय डिफॉल्ट, ठीक है, एन इंट डिक्लेरेशन assumes a signed number. Note that in the above example the word int may be omitted, यानी इंट जो है वो ओमिट हो सकता है व्हेन इट बिगिन विद लॉन्ग और अनसाइंड। अगर हम लॉन्ग और अनसाइंड का वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है हम इंट भी यूज करें। क्या मतलब है इसका? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, कि अगर आपने लिखा है लॉन्ग और आगे आपने ले दिया sum सम, तो भी ये इन लॉन्ग इंटीजर को कंसीडर करेगा। क्यों? उसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास ना ये लॉन्ग इंटीजर ही लेगा, क्योंकि हमारे पास जो लॉन्ग का वर्ड है ना वो सिर्फ इंट के लिए। आगे आप फ्लोट में देख लें, फ्लोट में भी लॉन्ग डबल यूज हुआ है लेकिन लॉन्ग नहीं यूज हुआ, फिर कैरेक्टर के लिए तो है ही नहीं। समझ आई बात की? इसीलिए अगर आप सिंपल लॉन्ग भी लिख दोगे ना, लॉन्ग और आगे आपने ये दे दिया, तो वो इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर कंसीडर करेगा, यानी इसके नंबर ऑफ बाइट्स कितनी देगा? 4 देगा, और ये इंटीजर की डाटा टाइप ही होगी। सिमिलरली अनसाइन देते हो तो वो भी ऐसे ही है, ठीक हो गया? ओके जी, आगे चलते हैं। इस तरह इसने ये दे दिया ना शॉर्ट नम, यानी इसका क्या मतलब है कि शॉर्ट साइज ले रहा है इंटीजर का, क्योंकि इसमें भी देख लें इसमें शॉर्ट नहीं यूज हुआ फ्लोट में, और कैरेक्टर मैंने आपको दिखाया है ही नहीं, अभी हम पढ़ते हैं वो भी, ठीक है, मैं इसे दिखा रही हूँ, ठीक है। आगे आ जाते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी इन 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 पार्ट्स में होती हैं। द फर्स्ट पार्ट इज मेंटिसा एंड द सेकंड पार्ट इज एक्सपोनेंट, ठीक है। मेंटिसा, एक्सपोनेंट ये हम लॉग में बहुत पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे 9 में, आई थिंक 9 में ही है, ठीक है। तो 9 में मैथ्स में आप लोगों ने मेंटिसा, एक्सपोनेंट बहुत ज्यादा पढ़े हैं। जिनको लॉग्स आते हैं ना उनके लिए तो आराम से उनको समझ आ गई होगी मेंटिसा और एक्सपोनेंट क्या होती है, ठीक है। द मेंटिसा इज द वैल्यू ऑफ द नंबर एंड द एक्सपोनेंट इज द पावर टू इट, ठीक है। मेंटिसा वैल्यू है नंबर की, किसी भी नंबर की जो वैल्यू होती है वो मेंटिसा होती है, ठीक है। मेंटिसा क्या और एक्सपोनेंट क्या? एक्सपोनेंट इज द पावर ऑब्वियसली टू विच इट इज टू बी रेज्ड, ठीक है। सम एग्जांपल्स आ जाती हैं कि फ्लोट बेस हेल्थ, बेस हाइट, सॉरी, ठीक है। डबल फ्लोट में उसने ये ले ली, लॉन्ग में उसने ये ले ली, ठीक है। यूजुअली द नंबर ऑफ बाइट्स सेट असाइड बाय द कंपाइलर फॉर द अबव फ्लोटिंग पॉइंट टाइप क्वालिफायर आर, वो क्या है हमारे पास है फ्लोट है। फ्लोट जो सबसे मिनिमम जो नंबर ऑफ बाइट है वो 4 है। इंट की क्या थी सबसे मिनिमम? 2 है। इंट ये रहा,
2 है इंट की, फ्लोट की क्या है 4 सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम आपकी 10 है, ठीक है। तो डबल फ्लोट यूज होता है, लॉन्ग फ्लोट यूज होता है, आपने ये ही याद करना है, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। एमसीक्यूज के लिए सिर्फ एमसीक्यूज में आ सकता है 1 मार्क्स का, ठीक है। ये समझ आ गया। फ्लोट को समझाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ बाइट्स फ्लोट की कितनी होती हैं 4 होती हैं, डबल फ्लोट की 8 होती हैं, लॉन्ग डबल फ्लोट की 10 होती है। ये याद करने वाली चीज है। हेयर प्रिसीजन मीन्स द, ओके ये प्रिसीजन लिखी हुई है, ठीक है, विद 6 और 7 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन, ये भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पेपर का पार्ट नहीं है, बस ये सिंपल लिखी हुई है, ये भी नहीं आती होती पेपर में, लेकिन रीड आउट कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। Here precision means the number of digits after the decimal point. The word float may be omitted when it is preceded by double. वही जो हमने बात int के लिए की थी, डबल के लिए वो यही कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने डबल का वर्ड यूज किया है और आगे हमने दे दिया है सम, तो वो इसको ऑटोमेटिकली फ्लोट, डबल फ्लोट ही कंसिडर करेगा। क्यों? क्योंकि डबल का वर्ड जो है वो इसमें नहीं यूज हुआ, इंट में नहीं यूज हुआ, ना के करेक्टर में यूज हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि यार ये तो फ्लोट ही है। समझ आई बात की? इस तरह लॉन्ग फ्लोट अगर मैं लॉन्ग डबल यूज करूं, ठीक है, अगर मैं लॉन्ग डबल का वर्ड यूज करूं, ठीक है, लॉन्ग डबल का वर्ड यूज करूं और आगे मैं यहाँ पे दे दिया सम, तो वो ऑटोमेटिकली इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि लॉन्ग डबल फ्लोट है, क्योंकि ये भी किसी और का नहीं है, ठीक है, इसका भी नहीं, उसका भी नहीं है, इंट का और करेक्टर का भी नहीं है, ठीक हो गया। ओके, देयर इज अनदर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग फ्लोटिंग, इसको भी छोड़, ये आपका पार्ट नहीं है, ठीक है, इसको आपने रीड भी नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है, तो इस चीज को छोड़ दें। बस मेन चीज क्या थी, फ्लोट का फंक्शन क्या है, उसकी नंबर ऑफ बाइट्स क्या है, वो किस तरह से लिखा जा सकता है, इंट का फंक्शन क्या है, इंट की नंबर ऑफ बाइट्स क्या है और किस तरह से लिखा जाता है। सिंपल आपने रहना है, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं करवानी मैंने आपको, ठीक है। करेक्टर डेटा टाइप क्या है, करेक्टर वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर करेक्टर कांस्टेंट, ठीक है, करेक्टर कांस्टेंट को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। एग्जांपल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ करेक्टर्स आर इस तरह से, दिस इज अ वे टू इनिशियलाइज और डिक्लेयर द करेक्टर वेरिएबल्स, ठीक है। करेक्टर के लिए आप 4 CHAR 4 का वर्ड यूज करते हो और साथ CH उसने नेम दिया CH, ठीक है, जैसा लेटर एक नेम दे दिया, A एक नेम दे दिया, तो कोमा से उसने सेपरेट किए हैं, मैंने यही बताया था ना आपको, डेटा टाइप और साथ में उसके नेम्स डिफरेंट, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 उसने वेरिएबल्स बना ली हैं। A character variable can only store 1 character, ठीक है, 1 character को ही वो स्टोर कर सकते हैं। The compiler sets aside 1 byte of memory for storing a character in a character variable, ठीक, ये याद रखने वाली चीज है, इसकी 1 बाइट होती है, 1 से ज्यादा बाइट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही आप स्टोर कर सकते हो, वो भी किस तरह, अगर CH मैंने करना है ना इक्वल, तो मैं एक कोट लगाऊंगी सिर्फ, और मैंने कोई भी फॉर एग्जाम्पल A मैंने इसमें डालना है, कोई भी लेटर डालना है, तो इस तरह से मैं डाल दूंगी। ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, ये बात क्लियर है? कोई चीज उसमें समझ ना आई हो ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजम बताएं, ठीक है, ताकि मैं उस चीज को भी आपको क्लियर करूं। कमेंट्स के आंसर भी मैं करती हूँ साथ, ठीक है। तो क्लियर हुई ये बात आपको? ठीक है, बहुत ही इजी चीजें हैं इसमें, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करना है बस, और कुछ भी नहीं। इतना है तो मैंने भर ही दिया समझा ये वीडियो लंबी हो गई होगी लाजम, क्योंकि जाहिर सी बात है चीजें आपको, टॉपिक कम है लेकिन एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो इफ यू लाइक। अल्लाह हाफिज।